समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इसके किंग्सयुगी अपूर्ण सुंदर है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन के 13वें एपिसोड में हम बात कर रहे हैं। आज हमारी खास मेहमान है जो जर्नलिस्ट हैं और बाइलिंगुअल राइटर हैं, प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच में। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी, आपके इस प्रोग्राम में। और मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत जुड़ के। तो हमने मैं शुरुआत में अपने गेस्ट का जो परिचय देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने वो पोस्ट में डाला हुआ है। और अभी तो मुझे आपकी कुछ पोस्ट इतनी ज्यादा पसंद आ रही हैं कि एक दो दिन तो मुझे लगता है कि मैं आपकी पोस्ट से ही बातें लेके उससे करती रहूंगी। और हमने सारी बात ही आपके व्यक्तित्व और आपके कर्मों पे और आपकी जीवन यात्रा पे करनी है। तो इसलिए मैं अभी परिचय के जो इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास बहुत, मेरे को वो याद आ रही है सिम्बोर्स्का की बायोडाटा कविता। तो उनकी कविता का जो मर्म है, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो उनकी जी कविता जी। का जो मर्म है उसमें ये कि बेसिकली हमारी उतनी ही चीजें बायोडाटा में आती हैं, बाकी सारी छुप जाती है। तो जब हम बेबाक बातें ही करने जा रहे हैं तो परिचय तो पूरा होगा ही, और बीच बीच में कुछ चीजें रह जाएंगी तो हम उन पे बात करते रहेंगे। मैं इनका परिचय ऐसे देना चाहूंगी कि पहले मैंने सोचा था कि इनके गद्य की भी मैं आपको एक बार इनके मोहक गद्य का एक टुकड़ा सुनाऊं, बट मुझे लगता है कि वो इनकी बातचीत में आएगा और हम शेयर कर सकते हैं उसे फेसबुक वगैरह में। अभी मैं इनकी कविताओं से चाहती हूँ कि इनकी कविता से जो इनके शब्द इनके मिलेंगे उनसे ही इन्हें पहचाना जाए, उससे इनकी पहचान कराऊं। और इनकी जो शुरुआती कविताएं आई हैं, इन्होंने एक बीहड़ पत्रकार का जो जीवन जिया, एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग की, बहुत ह्यूमन, मानवता के मूल्यों के लिए, समानता के मूल्यों के लिए बहुत प्रतिबद्ध ही एक पत्रकार रही हैं। और जहाँ पे इतनी यात्राएं करके रिमोट एरियाज में जिस तरीके से इन्होंने जितने मतलब मौसम सर्दी गर्मी सह के जोखिम उठा के हर तरह से जितनी रिपोर्टिंग की है, तो वो इनकी जो पहली कविताएं आई उसमें सारी की सारी पैरों पे है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम इनकी कविताओं में पच्चा पे सुने, इन्होंने जो जीवन जिया होगा। मैंने इससे सुंदर प्रेम कविताएं पैर पे नहीं पढ़ी, तो मैं एक है कि इस स्त्री को पतिव्रता नहीं प्रेमव्रता होना चाहिए। तो अभी अगर ये शिमला दिल्ली थी 10 साल तो दिल्ली प्रेम था इनका, अब अगर ये शिमला में है तो शिमला प्रेम है इनका। तो जो है सब प्रेम ही है। बट फिर भी कविता के तौर पे तो यह लड़की के पैर। माफ कीजिएगा प्रियंका जी, मैं बहुत अच्छा कविताओं का पाठ करना मुझे नहीं आता, तो कोई बात नहीं। एक एक कवि कुछ कविता। एड़ियों वाले अपने रूखे पैरों की ओर हमेशा उसी करुणा से देखती आई हूँ, जिस करुणा से शायद प्रेम के क्षणों में पृथ्वी सूरज को देखती होगी। कटी फटी एड़ी अपने रूखे पैरों की ओर हमेशा उसी करुणा से देखती आई हूँ, जिस करुणा से शायद प्रेम के क्षणों में पृथ्वी सूरज को देखती होगी। जब से जन्मी तब से अब तक हमने साथ ही नापा पूरा देश, पहाड़ जंगल बीहड़ नदी या जलता कोयला, भटकते रहे हैं हम यूं ही, कभी देश में प्रेम तो कभी प्रेम में देश तलाशते हुए। पैरों में पहनने के लिए बने जूते जब भी संसार ने फेंके मुझ पर, तब बिना जूते वाले मेरे इन पैरों ने ही तेज दौड़ लगाकर हमेशा बचाया मुझे। मैं एक लाइन रिपीट करूंगी। पैरों में पहनने के लिए बने जूते जब भी संसार ने फेंके मुझ पर, तब बिना जूते वाले मेरे इन पैरों ने ही तेज दौड़ लगाकर हमेशा बचाया मुझे। किसी भी लड़की के सबसे पुराने प्रेमी उसके पैर ही तो हैं, पैर जो उसे सिर्फ जमीन पर नहीं अपने होने के लिए खुद खड़ा होना सिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन।
कि पैर जो उसे सिर्फ जमीन पर नहीं, अपने होने के लिए खुद खड़ा होना सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं लाइनों में इनका सबसे अच्छा परिचय आ भी सकता था। एक छोटी सी कविता जुराबें और पढ़ लूं प्रियंका जी? जी बिल्कुल। खिड़की, जुराबें, खिड़की से झांकते देवदारों पर झरती बारिश की अनवरत बूंदों को सारी रात सुनती रही हूँ। पहाड़ों के पीछे उफक तक आती है मेरी तृष्णा। क्या कोई अंत है इस प्यास का जो हर बारिश के साथ बढ़ती ही जाती है? में भी बर्फ से ठंडे पड़े मेरे पैर हर बूंद की आवाज पर तुम्हारे होने की चाहना से और भर जाते हैं। देखो ना कितना चले हैं तुम्हारी याद में, कितनी भी जुराबें पहन लूं यूं ही पत्थर से ठंडे पड़े रहते हैं। तुम्हारी हथेलियों के खोल के सिवा जैसे कोई अलाव ही नहीं है जो इन्हें नर्म कर फिर से जमीन पर खड़ा कर पाए। बहुत खूबसूरत कविता। मैंने 2 कविता ऐसी चुनी भी हैं। 2 कविताएं का मेरा मकसद था कि एक तो इसमें आपकी जिंदगी, क्योंकि सारी एक से बढ़कर एक थी। एक में ये है कि आपके अपने पैर ही आपका पहला प्रेम है जो आपको खड़ा होना सिखाते हैं, जो मेरे को लगता है वो एक स्त्री के स्वत्व की तलाश और एक जो डायनामिज्म है उसको मिलेगा, वो गति में मिलेगा। और साथ में ये था कि तुम्हारे जो नर्म हथेलियों का वो ही मेरा अलाव है जो मेरे पैर को खींचते हैं। तो स्त्री का स्वत्व जिस प्रेम से पूरा होगा तो वो परस्परता भी उसमें है इस दोनों कविताओं को मिला के, और उसको खड़ा अपने ही पैरों पे होना होगा। तो ये दोनों भावनाएं पूरी मिला के मुझे लगा कि एक कंप्लीट बहुत बड़ी बात इससे कन्वे हो रही है, तो मैं इससे आपका परिचय दूं। तो प्रियंका जी हम बात शुरू करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी पहले इन कविताओं पे? मतलब ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत नया नया है, क्योंकि ये पहली बार है मेरे। हमेशा जब मैं बहुत लाइव्स अक्सर करती हूँ और हमेशा वो जर्नलिज्म के बारे में होते हैं, और या मेरी रिपोर्टिंग के बारे में या नो नेशन फॉर वुमेन के बारे में, तो मुझे इतना अच्छा लगा ये कि पहली बार ये इतना सुखद है कि पहली बार किसी ने मेरी पोएम्स पे बात की। हालांकि कविताएं मैं बहुत समय से लिखती रही थी, मगर मुझे इतना संकोच होता है, खासतौर से अपने जर्नलिस्ट को लेकर तो संकोच रहता ही था, मगर अपने राइटर को लेकर और भी ज्यादा संकोच रहता है मुझे एज अ आर्टिस्ट। मुझे अभी खुद यकीन ही नहीं होता कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुद को या लेखक या कवि ऐसे कुछ कोनोटेशंस दे सकूं। तो मुझे उस संकोच की वजह से मैंने बहुत देर से अपनी कविताएं छपवाई, और बहुत सारी कविताएं रखी हुई हैं मेरे पास, लेकिन मैं अभी कुछ और पब्लिश हुई हैं, और जिनको मैंने बहुत दिनों से पब्लिश हुई हैं लेकिन पोस्ट ही नहीं किया हिचक के मारे। तो ये पब्लिश हुई थी, ये पहली पोएम्स थी, और मैं चाह रही थी कि एक्चुअली क्या है ना कि इतना देखा गया है हमको आदमियों की नजरों से एज वुमेन। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं कैसे देख सकती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी निगाह क्या होगी, और क्योंकि मैं इतना चलती हूँ और मैंने देखा है मेरे आसपास सारी औरतें, माय मदर, हर कोई जिसको भी मैं देखती हूँ, आई नो एवरी वुमेन, हर स्त्री बहुत काम करती है। तो मुझे लगता था कि हम कैसे रेज करेंगे अपने पैरों को, मतलब हम क्या ऐसा बोलेंगे कि ये अपने पैर जमीन पे मत रखो मैले हो जाएंगे, हम ऐसा कहेंगे, या हम क्या देखेंगे अपने, हम क्या कहेंगे अपने अपने पैरों के बारे में, क्योंकि हमें कितनी जाहिर है कि हम जब कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना किसी स्त्री के लिए कितना जरूरी है, तो उसके कितने गहरे कनोटेशंस हैं। और मुझे लगता था कि रोमांस को भी और हर चीज को इतना आदमियों के आंखों से इतना एक्सप्लोर किया जा चुका है, विच इज गुड। हम पढ़ते ही हैं, बहुत शौक से पढ़ते हैं, बट मुझे ये इच्छा होती है देखने की कि स्त्री अपने पैरों को खुद कैसे देखती है। तो वो उसमें मैंने एक्सप्लोर किया। ये बहुत नया पार्ट एक्चुअली कह रहे हैं कि जो लोग मुझे पहले से जानते हैं बहुत चौंक जाते हैं मेरी पोइट्री पढ़ के, क्योंकि मेरी पब्लिक इमेज एक ऐसे बहुत ही रिपोर्टर टाइप्स और बहुत ज्यादा हाँ जो झाड़ू और ये सोच, लेकिन हर इंसान के अंदर इतने सारे इंसान होते हैं, और मतलब मेरा जो व्यक्ति है वो जो मेरा मनुष्य है वो कभी एक भाषा और एक विधा के साथ वो
एक में बंध नहीं पाता है। तो मेरी आवाजाही हिंदी अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, पत्रकारिता से निबंध, निबंध से कविता, और अब गद्य की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें चलती रहती है। मुझे लगता है कि एक विधा में आज की तारीख में वो मेरे मामले में वो मतलब मुझे एक हद के बाद, क्योंकि मैं इतना डूब के करती हूँ, जब भी मैंने जर्नलिज्म में किया तो इतना डूब के किया कि वो इतना ज्यादा पैशन से किया। कभी पैशन के बिना मैंने कुछ किया, मैंने मैंने जिंदगी में मतलब कम कुछ नहीं किया। मेरा सब कुछ बहुत हाई डिग्री में जाता है। मतलब जो एंगेजमेंट है किसी भी चीज के साथ, इंटेंसिटी, पैशन बहुत रहता है। तो इसलिए ये विधाओं में एक्सचेंज, जर्नलिज्म से राइटिंग, और ये कविता के अंदर, और अब फिक्शन के अंदर, तो ये सभी विधाएं जो है फिर मिलकर आपको आपके आर्टिस्ट को पोषित करती हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। जब मैं फिक्शन में या कविता में काम कर रही होती हूँ तो थोड़ा अपने रिपोर्टर को बचाती हूँ और थोड़ा सा उसको मिटाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि, और जब मैं अपने हम्म। रिपोर्टिंग में होती हूँ, अगर मैं कुछ नैरेटिव फिक्शन, अगर मैं नैरेटिव रिपोर्टेज लिख रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा फिक्शन राइटर अपना रखती, या मैं थोड़ा सा जो मेरी समझ है, मैं अभी तो मैंने फिक्शन मेरा पब्लिश नहीं हुआ है, तो जो समझ है फिक्शन की उसको रखती हूँ, और थोड़ा सा मिटाती भी हूँ, ताकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, राइवल ना बने एक दूसरे का। तो ये है। बट मुझे बहुत खुशी हुई कि उन कविताओं ने आपसे रेजोनेट किया। मुझसे जबरदस्ती करके वो छपवाई गई थी। मैंने बहुत संकोच करके उनको अपने पास रखा रहा था, और फिर एक दिन दोस्तों ने उठा के पब्लिश ही हो गई वो, मतलब तो ये अब मुझे उससे थोड़ी उम्मीद बंधी है, तो और पब्लिश करूंगी। अभी कुछ कविताएं दालान पे आई हैं, वो मैं अब शेयर करूंगी। वो 10 दिन से पड़ी हैं, लेकिन अब करूंगी मैं शेयर इसको। नहीं, वो बहुत ही बढ़िया कविता है। आपके दोस्त भी, अच्छी बात है कि आप इस मामले में भाग्यशाली हैं कि आपको दोस्त भी अच्छे मिले। एक तरीके की पूरा एस्थेटिक सेंस तो खैर बहुत समय से ही साहित्य में बदल रहा है, पुरुषों के लेखन में भी बदल रहा है, स्त्री के लेखन में भी। बट फिर भी जिस ढंग से डायनामिज्म पूरा है एक पत्रकार के, या जो भी, हाँ, उबड़ खाबड़ काम करने वाली एक स्त्री है, मैं तो कहना चाहिए काम करने वाली, कोई भी काम आप बहुत जोर शोर से करो तो वो उबड़ खाबड़पन तो उसमें आ ही जाता है। उबड़ खाबड़ इन द सेंस की जो चिकनापन महाकाव्यात्मक नैरेटिव में जो सौंदर्य का है वो तो रह ही नहीं सकता। तो उसका पूरा हम्म। एक काउंटर नैरेटिव है उसमें, मतलब कि हाँ हाँ पैर हाँ। उसके उसमें रख के भूल गई है, आराम से पढ़ती जा रही है ना, केवल पता। एक कितनी सारी ऐसी लेखिकाओं के किस्से हैं कि उनके हस्बैंड्स को ऐसे एकदम डूबी हुई नहीं पसंद आती, और वो हाँ हाँ पैर रख के हाँ। भूल गई है, प्रेम के जो ऐसे वर्णन है। और अचानक जब उसको याद आता है तो वो कह रही है कि अरे मेरे पैर में मिट्टी लगी है, अरे मेरे पैर में, मतलब ये नए जमाने की बीमारियां हैं, ये जो चल चल के हाँ खुरदरापन आता है। हाँ उसके हाँ 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 बावजूद हाँ। सारे नहीं बिंदु मुझे बहुत खूबसूरत, मतलब जो जिस तरह। हम्म। एक्चुअली क्या है कि रिपोर्टिंग के दौरान ना अपने पैरों से बहुत एक स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप इतना ज्यादा ट्रैवल करते हो और इतना चलते हो, और हर कदम, हर, जैसे हम कहते हैं इसके बड़े ये एक फिलोसफिकल मेडिटेशन जैसे, अगर आप सोचने लग जाओ तो आप उस पर बहुत विस्तार दे सकते हो, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं हर एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ स्टेप। तो इतनी सारी यात्राएं मैंने करी हैं, जैसे इस किताब के लिए भी, मतलब साउथ का एक हिस्सा छोड़कर ऑलमोस्ट पूरा देश ही ना पाए, बहुत चलने में। और लेकिन मतलब एक मुझे ये लगता था कि एक रिपोर्टर जब प्रेम करता है तो वो उसके पाँव में तो मिट्टी लगी रहेगी ना, मतलब मैं कोई कमरे पे क्रीम लगा के तो बैठी नहीं हूँ पाँव में अपने। तो मुझे वो एक्सप्रेशन, मुझे ये हमेशा आग्रह होता था कि इस बात की स्वीकार्यता कैसी है, और ये एक टेस्ट होता था आपस में, रिलेशनशिप्स में। और मुझे लगता था कि ये टेस्ट तो लिटमस टेस्ट है, कि आपको अगर गंदे पैर अच्छे नहीं लग रहे तो आप अच्छे डिजर्व ही नहीं, सुंदर फिर आप डिजर्व नहीं करते। पहले यू हैव टू बी ओके विथ, आपको सामान्य होना पड़ेगा गंदे पैर, क्योंकि ये मुझे इन पे बड़ा नाज होता है कि ये अर्जित अर्जित पीड़ाएं हैं, ये जो बीमारियां या जो पैरों की में जो खराशें हैं, ये अर्जित खराशें हैं, जिसको कि इस देश की में जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसको समझने के दौरान अर्जित किया है। उस इन घावों को जो मैंने अर्जित, जो मेरे आत्मा पर भी जो बहुत सारे वूंड्स हैं, वो अर्जित अर्न्ड वूंड्स हैं, वो अर्जित घाव हैं। तो मुझे लगता है कि वो अगर कोई उन उन यात्राओं या उस पीड़ा या उस उन घावों की का आदर नहीं कर सकता, तो फिर वो कैसे उन सुंदर क्षणों का हकदार बनेगा, जब जब एक आपके पैर इतने जख्मी नहीं हैं। तो वो इसलिए मुझे वो डुअल सिचुएशन अच्छी लगती है, और ये चैलेंज भी करता है दोनों जेंडर्स को कि अपनी अपनी सहनशीलता को बढ़ाएं और ज्यादा स्पेस दें एक दूसरे को। तो वो मुझे इसलिए
अच्छा लगा। की बातें अभी अभी की बातें सुन कि इसका मतलब मैं कहते हैं प्रेमी कि तुम कभी आलता मत लगाना पैर में, मैंने चूम-चूम के लाल कर हाँ। दूँगा। तो मैंने उसको ऐसे ही पढ़ा था कि तुम ऐसी की ऐसी ही रहो, सौंदर्य को मैं मतलब वो वो पात्रता अर्जित करेगा सौंदर्य को, सौंदर्य उसको मिलेगा नहीं बना बनाया, दोनों मिलके हाँ, बनाएंगे हाँ, और उस हाँ, बनाने में उसका हाथ होगा। तो वो जो अर्जित हाँ। करने वाली बात है पात्रता, वो बहुत बड़ी बात थी। तो हम ऐसा करते हैं कि नो नेशन फॉर वीमेन और आपके पत्रकारिता जीवन के अनुभव में आने से पहले हम अपनी वर्तमान की बात करते हैं थोड़ी। तो आप अपने शिमला प्रेम और लेखन और पढ़न और एकांत के पीछे जो शिमला चली गई हैं उसके अनुभव थोड़े बताइए, या ये अगर तो ये आपसे नॉवल बहुत लिख रही हैं, नहीं नहीं, नॉवेल अगर के आपको बारे में अभी उचित क्या लगे। नहीं नहीं, हाँ, अभी उसके बारे, क्योंकि अच्छा। अभी तो वो, अभी तो उसकी अभी तो मुझे उसको लेकर बहुत संशय बना हुआ है कि पता नहीं उसका क्या बनेगा। तो जब उसका थर्ड ड्राफ्ट हाँ, हो जाएगा तब भी शायद मैं संशय की वजह से थोड़ा, अपने लिखे पर इतना संशय रहता है और डर लगा रहता है कि ये क्या डेवलप होगा। बट शिमला के बारे में ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक्चुअली ये बहुत हम्म, जैसे बीबीसी में मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी, और कई बार ऐसी नौकरियों में आपके लिए माहौल हॉस्टाइल होता है, मगर मेरे लिए बहुत अच्छा, और मेरे लिए नौकरियों में हमेशा बिकॉज काम ऐसा रहता था कि बहुत अनुकूल माहौल था, और बहुत ही मुझे मैं बहुत अच्छा, प्रोफाइल भी बहुत अच्छा था, और जो काम मैं एंजॉय करती हूँ वही काम करती थी। मेरा डेजिग्नेशन था बायलिंगुअल कॉरेस्पॉन्डेंट, जो रिपोर्टिंग में हाईएस्ट रैंक भी है वहाँ। मगर मुझे ये था कि इतने दिन से, एक्चुअली मुझे लगता है कि 10-11 सालों से बहुत छोटे से मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब 20-21, 20 से भी पहले, 20 के आसपास, मतलब मैंने कमाना तो बिल्कुल 21 की भी नहीं हुई थी, मैं तभी शुरू कर दिया था। और ये 10-11 साल की जो रिपोर्टिंग थी लगातार, एक्चुअली मैंने कभी डेस्क पे काम नहीं किया, और रिपोर्टिंग में भी मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे, मैंने नौकरियां छोड़ी भी इस वजह से कि मुझे वही करना करूँ मैं जो मुझे करना है। और किस्मत से ऐसा रहा कि मैं मैगजीन्स में गई और रिपोर्टिंग करी, तो वही रिपोर्टिंग करी जो मैं करना चाहती थी, यानी सिंसियर सीरियस सब्जेक्ट्स पे, जो मेरी कॉलिंग थी। उस वजह से क्या होता है कि हुआ, और 23 साल की उम्र में मैंने नो नेशन पे काम करना शुरू कर दिया था, और इसको 7 साल लगे तैयार होने में, इस किताब को, इसमें और साथ साथ में नौकरी भी करती थी। तो मुझे लगता है कि इसका ट्रॉमा इतना इकट्ठा हो गया था, और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी, मेरी फैमिली के साथ जो मेरा बहुत शुरू के साल बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट रहे, क्योंकि मैं एक बहुत कंजर्वेटिव घर से आती हूँ। तो शुरू के जो साल थे जर्नलिज्म में आने के, उसमें बहुत ज़्यादा टसल था और बहुत डिफिकल्ट था वो मेरे लिए। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, बस इतना बताना चाहती हूँ कि वो एक बहुत मुश्किल फ्रंट था। इनफैक्ट सबसे कठिन जो युद्ध था वो मैंने डोमेस्टिक फ्रंट पे ही लड़ा है, अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो एक हिस्सा था। मगर ये, और रिपोर्टिंग करते करते क्या होता है कि जब कोई ब्रेक ही नहीं मिल रहा, और इतना पागलपन जैसा था, इतना जुनून जैसा था कि वो मैं करती ही रहती थी। और एक मतलब एक दंगे से दूसरे दंगे में, एक रेप से दूसरे रेप पर, और एक ट्रेजेडी से दूसरी ट्रेजेडी पर जब आप जाते हो तो आपको रियलाइज नहीं होता कि ये आप ट्रॉमा खुद कितना इंटरनलाइज कर रहे हो, एक कास्ट एट्रोसिटी से दूसरी कास्ट एट्रोसिटी पर। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मैं फार्मर सुसाइड पर 3 महीने काम कर रही थी, पूरे इंडिया में घूम घूम के फार्मर। तो और वुमेन राइट्स पर तो इतना काम है, ट्रैफिकिंग पे इतनी स्टोरीज हैं। बेसिकली नो नेशन फॉर वुमेन मेरी रिपोर्टेज ही है, जो कि इतना सारा लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं 10 पन्ने। और मैं अपने लोगों दोस्तों से कह, जिनको जिनको भी मैं जानती हूँ, मैं सबको मना करती हूँ कि मत पढ़ो उसे, क्योंकि लोग, उससे पीड़ा होती है। हालांकि वो अनअवॉइडेबल ट्रूथ है, इसलिए उसको पढ़ना इम्पोर्ट वो है क्योंकि आप ये ऐसी हमारी कलेक्टिव सॉरोज हैं, ये हमारे इंडिया में, ये हमारी ह्यूमैनिटी के कलेक्टिव सॉरोज हैं जिनको हमें फेस करना ही होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इस दौरान इतना ज्यादा मुझे, मतलब मुझे ऐसा एक एक दिन ऐसा आया 10-11 साल बाद काम करने के बाद, जबकि कॉपी लिखना और लिखना मेरा सेकंड नेचर है, मतलब मुझे आता ही कुछ नहीं है लिखने के अलावा, ऑटोमेटिकली लिखती हूँ मैं। मतलब रिपोर्टिंग की बात कर रही हूँ, फिक्शन में तो समय लगता है। मगर एक दिन ऐसा आया, 11वीं 11th ईयर चल रहा था मेरा, जब वर्ड पेज खुला था और मैं लिख ही नहीं पाई। मतलब मुझे मैं लिखी 2 घंटे और मैं इतना रोती थी। मतलब मैं इसको कॉमेडी, मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ना ह्यूमर एक्चुअली हमारा रिस्पॉन्स होता है कई बार उन चीज़ों को लेकर जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं। तो मैं इस पे थोड़ा
और मैं इनफैक्ट मैं 10-11 साल भी जो चल गई, शायद वो इसलिए चल गई क्योंकि मैं लगातार लिटरेचर पढ़ती रहती थी। मतलब मुझे इतना वुंडेड फील होता था। ये चीजें आपको इतना इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि अगर आप मैगजीन के लिए लंबे इंटरव्यूज कर रहे हैं और आप ज्यादा टाइम बिता रहे हैं वहां, फिर आप बार बार उन इंटरव्यूज को सुन रहे हैं, बार बार उन फोटोज को देख रहे हैं, लिखते हुए बार बार कॉपी में ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो वो आवाजें, वो टेप्स आपके कानों में गूंजते हैं, वो चीजें आपको हॉन्ट करती हैं। और मैंने सारे सोशल जस्टिस और के ही विषयों को कवर किया इंडिया में। भले वो कास्ट हो या फिर चाइल्ड राइट्स हो, स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर बहुत सारे ऐसे। तो ये होता रहता था। तो एक्चुअली उसका कलेक्टिव ट्रॉमा इतना हो गया था कि मुझे एहसास, वो तो मैं चल गई क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी, जैसे निर्मल वर्मा को भी बहुत पढ़ती थी, और भी बहुत सारे अंग्रेजी के डेविड फॉस्टर वॉलेस, बहुत सारे राइटर्स को पढ़ती थी। तो उससे थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ मिलती थी। बट एक पल के बाद मेरे को लगा कि मतलब मुझे वक्त की ज़रूरत है अपने लिए। मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है। और इस बीच में क्या हुआ कि मुझे लगता था कि मैंने अपने बहुत सारे पार्ट्स को एड्रेस ही नहीं किया। जैसे कि मेरा ट्वेंटीज ऐसे, नो नेशन फॉर वुमेन टुक माई ट्वेंटीज, माई होल ट्वेंटीज इज अ ब्लर। मतलब मेरा पूरा जो ट्वेंटीज का दशक है वो एक ब्लर है, सिवाय काम के उसमें कुछ नहीं है। मतलब घनघोर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टोरी और किताब और रिपोर्टिंग, इसके सिवा ट्वेंटीज में। तो बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने बहुत सारे हिस्से हैं जिनको मैंने एड्रेस नहीं किया। जैसे कि जो मेरा प्रेमी है, जो मेरे भीतर का मनुष्य, जो मेरे अंदर का प्रेमी है, उसको अपने भीतर जो मेरी फिक्शन लिखने की इच्छा है, क्योंकि मैं इतना पढ़ती थी तो मुझे मजा आता था ना। मतलब एवरी राइटर इज फर्स्ट रीडर। हर फिक्शन लिखने वाला पहले पाठक होता है। जब उसको रुचि आती तो वो शायद उसी कहानी के आभास का सुख दूसरों से बांटना चाहता है, इसीलिए वो उस संसार में प्रवेश करता है, एक आभासी संसार में। और मुझे बहुत लेकिन इस यात्रा तक मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि मैं शुरू में फिक्शन शुरू कर दूं, कि मैं 20 साल में फिक्शन लिखना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरी फैमिली सिचुएशन बहुत खराब थी। मुझे अपने लिए पैसे इकट्ठा करने थे, अपना रूम ऑफ वंस ओन खड़ा करने के लिए संसाधन इकट्ठा करने थे, और इसके लिए अपने लिए एक बेस खड़ा करना था, क्योंकि मैं सब कुछ खुद करना चाहती थी ना, क्योंकि किसी अपना रूम ऑफ वंस ओन अर्जित करना था मुझे। तो ये 10 साल में मैंने मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि मुझे मन है लिखने का थोड़ा, और पहाड़ों का मेरे को बचपन से ही कुछ है कि बहुत इच्छा रहती है। तो ये था। मगर पहाड़ों की का बहुत उनका अजीब सा आकर्षण है, नहीं सपनों में आते थे पहाड़, और ऐसा मेरे बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं यहाँ आके लिखूं। तो पढ़ने की वजह से भी कुछ हो सकता है, टॉमस मान बहुत पसंद है, और सारे वो राइटर्स जो पहाड़ों पे लिखते रहे हैं। अब हर किसी ने पहाड़ों पे, सेल्स मरिया में, जैसे कि एस भी मुझे बड़ा एक रोचक तथ्य है कि स शब्द से बहुत सारे पहाड़ी शहरों के नाम है। तो सेल्स मरिया, जहाँ पे नीत्जे ने जाकर अपना सबसे अच्छा काम किया, स्वीडन में, सिल्स मरिया छोटा सा पहाड़ी गांव था। सिल्स मरिया से शिमला तक, और शिमला से सोलन, सोलन से शौगी। तो मतलब हर जगह जो है ना, स नाम से मैं इतने पहाड़ देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये आकांक्षा थी बहुत, और मुझे लगता था कि कितने सारे लोग करते हैं, पुरुष तो हमेशा ही करते रहे हैं ये चीजें। और मेरे को था कि मुझे करना है, तो मैंने इसके लिए प्लानिंग करी और मेहनत करी और पैसे बचाए, और कई साल इसकी ये बड़ा मूव था। और मेरे घर पे बहुत इसको लेकर अब, क्योंकि वो जर्नलिज्म को लेकर 10-11 साल में थोड़े से सहज हो गए थे, बड़े सारे अवार्ड्स और ये सब मिले, तो फिर अब ये एक बड़ा झटका था कि अभी फिर सब कुछ छोड़ के कुछ ही क्या नया करने जा रही है सारा। तो अब ये एक असहजता थी इस मूव को लेकर, अकेले पहाड़ में यहाँ रहना। यहाँ भी सब लोग मुझे ऐसे देखते कि कौन आ गई है। सब लोग मुझसे पूछते कि तुम बैंक में नौकरी करती हो क्या? जब मैं अगर नीचे किसी से भी मिलूं, अगर पड़ोस में नेबरहुड में सब्जी लेने जा रही हूँ, तो पीपल आर शॉक्ड कि कोई अपना सामान लेके अकेले यहाँ क्यों आ गया है लिखने के लिए, या किसी को ये जवाब समझ नहीं आता एक्चुअली। तो मैंने शिमला का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि एक तो यहाँ क्योंकि ये मैंने बहुत कंटेम्पलेट किया कि मैं किसी गांव या छोटी जगह और जाके रहूं। फिर मुझे लगा कि मैं 10-11 साल से दिल्ली में हूँ, तो एकदम से गांव का मूव जो है वो बहुत ज्यादा एक ऐसा जंप हो जाएगा कि पता नहीं मैं वहां कैसा फील करूं। तो मुझे एक स्वीट स्पॉट चाहिए था, शहर और छोटा शहर, और पहाड़ भी हो, शहर भी हो, और थोड़ा सा कस्बाई फील भी हो। मतलब एक ऐसी जगह जो हर चीज को फिट करती हो। तो एक छोटा सा क्वाइंट, एक बहुत अलग थलग नेबरहुड है ये शिमला में।
और शिमला पूरा ही वैसे अपने टूरिस्ट जगहों को छोड़कर बहुत शांत रहता है। तो वहां पर फिर मैंने ये घर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहाड़ का जीवन कठिन भी बहुत होता है, उसमें सब रोमांटिक नहीं है। तो इसलिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि मैं खुद को सपोर्ट कर सकूं, अपने लिए हेल्प, अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा कर सकूं। लेकिन इसके लिए बहुत कीमतें, कभी लोगों को ऐसा, बहुत सारे मित्रों को ऐसा लगता है कि ये बड़ा रोजी या वाह वाह वाह, लेकिन जो लोग अकेले रहने का निर्णय लेते हैं वो भी बहुत सारी चीजों को का त्याग करते हैं। मतलब कई सारे मित्र ऐसे, मतलब बहुत सारे परिचितों को लगने लगता है कि यार हम मेरा जीवन तो बहुत हैप्पी है, बड़ा रोमांटिक है। मतलब ये अच्छी बात है, ये जीवन ऑब्वियसली मैंने अच्छा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, मगर इसमें हम बहुत सारी चीजों का त्याग करते हैं। जैसे परिवार का सुख एक बहुत बड़ा सुख होता है जिसका त्याग करना पड़ता है, बच्चों का सुख एक बहुत बड़ा सुख है जिसका मैंने त्याग किया है। तो ये बहुत सारी चीजों पे आप एक एक स्थायी जीवन होता है, परिवार है, बच्चे हैं, है ना, एक एक फैमिली है, तो उसकी एक स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबिलिटी भी आदमी को बहुत ताकत देती है, तो उसका भी सैक्रिफाइस है। तो आप एक बहुत इसमें सब कुछ रोजी नहीं होता, और आपको तो अब बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हो, बहुत सारे सुख छोड़ते हो किसी एक सुख के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो लोग नाखुश हैं, उनके अपने सुख हैं, मेरे अपने सुख हैं। तो मैंने अपने सुखों का चुनाव किया है। मुझे ये चाहिए था क्योंकि मुझे था कि मुझे लिखना है, और मुझे अब 10 साल मैंने जर्नलिज्म में बहुत देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को मिला है। तो मेरे अंदर बहुत इच्छा है। जर्नलिज्म मैंने अपना बहुत सारा अंग्रेजी में भी किया है, मगर फिक्शन और कविता यानी प्रेम मैं हिंदी में ही कर पाती हूँ। रिपोर्टिंग अंग्रेजी में करती हूँ, लेकिन जब अगर आप मन की बात आती है कि झगड़ा है या किसी को गाली देनी है या फिर प्रेम करना है, तो उसके लिए हिंदी मेरी भाषा हो पाती है। तो इसलिए फिक्शन मैं हिंदी में लिख रही हूँ, और मुझे लगता है कि ये ऐसा क्यों होता एक, होगा वैसे? अरे ऐसा, अब शायद मुझे लगता है भाषा की एक सहजता होती है, और हम जो स्वप्न है अपने, वो भी हम अपनी हाँ। भाषा में देखते हैं। जिस भाषा में आप सपना देखते हैं, जिस भाषा में आप खुद से बात करते हैं। कई बार बहुत, या तो मैं बहुत गुस्से में अंग्रेजी बोलती हूँ, जब मैं बहुत गुस्से में हूँ तो अंग्रेजी बोलती हूँ, नहीं तो नॉर्मली रिपोर्टिंग मेरी अंग्रेजी में रही है जब मैंने पत्रकारिता करी है। अगर फिक्शन, जब मुझे गद्य लिखना है या कविता लिखनी है, तो उसके लिए मुझे लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि मेरे पास इतनी सुंदर भाषा है हिंदी, और मैं हिंदुस्तानी मुझे बहुत पसंद है, जिसमें मेरी मेरी भाषा, मेरा प्रेफरेंस थोड़ा उर्दू और हिंदी मिला के बहुत सारे शब्दों को, थोड़ी संस्कृत, थोड़ा सा कालिदास, थोड़ा सा मीर, सबको लेकर, और फिर मुझे मेरे मेरी मेरी प्रेरणाएं बहुत विस्तृत रहती हैं, विस्तृत फलक से आती हैं। तो इसलिए हम्म। मुझे ऐसा लगता था कि फिक्शन लिखना, इसलिए मुझे मन में इच्छा जगी कविता या हिंदी साहित्य में कुछ भी निबंध, लिटरेरी एसेज लिखने की, क्योंकि फिक्शन लिख अभी जब तक प्रोड्यूस नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना बड़बोलापन है। तो इसलिए मैं अब मुझे अभी ये जरूर लगता है कि कविताएं तो आई हैं, और जो आगे एसेज लिखे हैं, लिटरेरी एसेज थोड़े से लिखे हैं, पब्लिश हुए हैं मैगजीन्स में, और बाकी जगहों पर भी लिटरेरी एसेज, और बहुत पसंद भी किए गए। तो मुझे बस इतना लगता है कि ये इसमें मेरे पास अगर मैंने प्लान करके थोड़ा सा एक, तो मुझे ये करना है। मैं इसको ऐसे भी देखती हूँ कि शायद 0.0001% लड़कियां होंगी जिनके पास ये कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी वो खुद के लिए क्रिएट कर पाती हैं खुद। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है। अगर यहाँ से कुछ, इस घर से, शिमला के इस घर से कोई पांडुलिपि निकल जाती है, कुछ काम हो जाता है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एक रास्ता खोलेगा। मुझे बहुत जिम्मेदार महसूस होता है, क्योंकि मैं अपने रिपोर्टिंग के साल भी छोड़कर आई हूँ। देश में ऐसी परिस्थितियां हैं कि बीच बीच में रिपोर्टर बहुत हिलोरे मारने लगता है मेरा, कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि ना, मुझे एक डिफॉल्ट मेरा वायर है कि मुझे लगता है कि यार ये इतना इनजस्टिस, जब तो मुझे फिर से एक वो आता है कि मुझे जाके करना, और वो मैं जाऊंगी भी वापस। जैसे ना, वंस अ रिपोर्टर ऑलवेज अ रिपोर्टर, इन विधाओं में आवाजाही करनी है मुझे भविष्य में। लेकिन अभी फिलहाल 1 डेढ़ साल का समय, 1 साल का समय तो फिक्शन गद्य के लिए है। तो मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ से कुछ निकलता है, कुछ हो पाता है, तो वो बहुत सारे लोगों के एक 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 चीज होगी कि एक एक मैसेज भी जाएगा कि नहीं, लड़कियां ऐसे कदम उठा सकती हैं और अपने लिए एक सब कुछ छोड़कर निर्णय ले सकती हैं, अलग रह सकती हैं। और क्योंकि आर्ट क्रिएट, क्योंकि आदमी तो ये हमेशा से करते रहे हैं, उनको देखिए आप,
मैं हमेशा देखती हूँ उनके लिए वो पूरी दुनिया, जब मैं देखती हूँ यूरोपियन लिटरेचर में यात्राओं से भरा पड़ा है, 4-4 साल यूरोप घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, पैसे बहुत कम है, मैं है ही नहीं, फक्कड़ है, मगर फिर भी यहाँ इस कैफे में काम कर लिया, वहां कर लिया, घूम रहे हैं। उसी बीहड़ता से उनकी कला कितनी, हम लोगों ने अपने आप को इतना बांधा हुआ है, कहीं तो ये रास्ता खुलना चाहिए। तो मुझे लगा कि इसमें जो भी रिस्क आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ये बहुत पर्सनल थ्रेशोल्ड की भी बात है, बहुत सारी चीज़ों में मेरा थ्रेशोल्ड कम है, आपका किसी का ज़्यादा होगा, बट मेरा इसको लेकर आग्रह बहुत था कि बहुत सारे ऐसे, जब मैं हिंदी में कहीं की जगह चीज़ें पढ़ती भी हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो टोनी मॉरिसन ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इफ यू वांट टू रीड अ बुक दैट हैज नॉट बीन रिटन, देन यू राइट इट योरसेल्फ। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी किताबें ऐसे में ऐसा चित्रण नहीं है, या फिर स्त्रियों का ऐसे नहीं हुआ है ठीक से चित्रण, या वही एक ही स्टीरियोटिपिकल तरीके से उनको दिखाया जा रहा है, तो आप जो चेंज चाहते हो, बी दैट चेंज, तो वो आप उसको फिक्शन में लेकर मैं को भी कोशिश कर रही हूँ, बट ये अपने एसेज में लेकर आओ। एसेज तो लिखे ही है मैंने, इसलिए उसके बारे में तो बोल ही सकती हूँ। तो मैं संकोच भी मेरा इतना ज्यादा चलता रहता है ना कि एक एक लाइन में खिंच जाती हूँ मैं पीछे। कर रही हैं कि वाकई मतलब खुद लिखना पड़ेगा, तो ही बात बात जी पे जी। शायद आपने बहुत मेरे जैसी बहुत लोगों की तो हेल्प, इन पहले लोगों को यही नहीं पता चलता था कि हम अपनी तरफ से सारे जोखिम लेके बन गए, हम सारे त्याग करने के लिए तैयार हैं कि कहीं तो एकांत मिले, कुछ तो काम करें, पर लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो काम करने के लिए अकेले हैं। उन्हें लगता है कि मतलब सारे जो भी आपका रिलेटिव या सारा कुनबा होता है, उनको लगता है कि आप अवेलेबल हो, क्योंकि आपके लिए अपनी अपने वाली जिम्मेदारी तो इनकी है नहीं कुछ। ट्रू तो कम ट्रू से ट्रू कम ट्रू, बहुत वही वही सारे वही। लोगों को ये मैसेज गया होगा। नहीं, मैंने जी अपने घर वालों से, मैंने सभी से बोल दिया है कि आप 2 साल के लिए मेरे को भूल जाइए कि मैं हूँ धरती पे। मतलब मैं कभी कभी मैं फोन करती हूँ उनसे, बात करती हूँ, मगर क्या है ना कि जैसे मैं बिल्कुल उसी जब मैं रिपोर्टिंग भी करती थी, तो देखिए जब लड़के होते हैं, एग्जाम की तैयारी कोई करता है, आप किसी चीज में लगते हो, तो आप 2-3 साल वो उस तरीके से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन क्या है ना कि मैंने पहले भी रिपोर्टिंग में भी फ्रीलांसिंग करी है, तो तब भी ये होता था कि लोगों को लगता था कि फ्रीलांसर का मतलब है फ्री है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो मैंने उन लोगों को भी बोला कि ये एक बड़ा मैंने खुद के लिए रिस्क लिया, और इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ कि मैं 10 फोन करती रहूं, 75 पारिवारिक पंचायत सुलझाती रहूं, ये सब। मैंने उनको बोला कि कोई इमरजेंसी जब तक नहीं आती, थोड़ा कठोर बन के कहा कि जब कोई इमरजेंसी जब तक नहीं होती है ऐसी कोई, तो मुझे ये सबको समझना होगा कि ये एक मुझे सॉलिट्यूड मतलब मैं और ये चाहिए। और अभी मैं मतलब मेरे को शादी ब्याह 75 हो रहे हैं, तो मैं हर शादी में जाती रहूं, यही करने के लिए नहीं हूं मैं यहाँ की। मैंने ये पहले भी मैंने नहीं किया, जब भी, तो कई बार ऐसा होता था कि रिपोर्टिंग की वजह से ट्रेनिंग ऐसी हो गई है। जब हम रिपोर्टिंग करते थे तो कई बार बहुत पक्का दोस्त है, उसकी शादी, मैं अपने दोस्तों से कहती थी कि यार तीसरे और चौथे हफ्ते में शादी मत करना महीने के, क्योंकि ना वो मेरे प्रोडक्शन वीक्स होते हैं मैगजीन के, 3rd वीक में मैगजीन जाती है और 2nd वीक में और उसमें जाती है। तो मैं कहती थी कि मेरा सब कुछ प्रोडक्शन के आसपास रहता था, तो दिवाली के दिन भी मैं सालों दिवाली पे घर नहीं गई हूँ, क्योंकि स्टोरी होती थी। इस वजह से नहीं कि कुछ वो है, मगर कमिटमेंट है काम के लिए ना। अगर किसी आदमी ने जो मर रहा है अपनी मृत्यु शैया पर आपसे अपनी बात शेयर करी है, तो आप कैसे उसको पेट में लेके बैठ सकते हैं? आपको आग्रह होगा कि आप उसको लिखें पूरी उसकी तीव्रता के साथ, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, है ना। आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि कितना भी बदनाम हो चुका हो ये पेशा, मगर ये आज भी जो एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में, अगर मीडिया और जो थोड़ा बहुत भी उसकी इज्जत है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्यू मैड पीपल जो अच्छे से ऑनेस्टली काम करते हैं, ऑनेस्टली रिपोर्ट्स लिखते हैं। तो उस ट्रेनिंग को ही मैंने यहाँ पे बोला है कि अभी ये, लेकिन इतना मुश्किल मुश्किल रहा है मेरे लिए, लोगों को समझाना इतना कठिन होता है। हालांकि अब क्योंकि 10 वर्षों में इतने अवार्ड्स वगैरह मिले, किताब को भी ठीक ठाक थोड़ी जब सक्सेस मिली, तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए एक स्पेस बनाया है कि मैं डिसीजंस ले सकती हूँ। मगर फिर भी मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये सबने बोला, दोस्तों ने भी कहा कि सुसाइड है ये, मतलब तुम एक पक्की नौकरी छोड़ के वो भी
हिंदी में फिक्शन लिखने जा रही हो, मतलब हिंदी में क्यों लिख रही हो? तो इतना मजाक जैसा ना, सब हंसते थे और कहते थे पागल हो गई है, सुसाइड कर रही है ये। मैंने लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी कोई परवाह है कि इसका कुछ बने ही। मेरा बस ये मन था कि मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई वो तय नहीं है कि नहीं वो रिजल्ट आना चाहिए, सब लोग मेरा वो सब मेरा, क्योंकि रिजल्ट की आकांक्षा से तो बहुत खराब हो जाती हैं चीजें, वो मेरा मेरा स्वभाव भी नहीं है वो। मेरा मेरा बस एक मन है कि मैं जब कोशिश करूं कुछ लिखने की तो खुद को ट्रांसेंड कर सकूं ना। एक्चुअली इतने वुंड्स इकट्ठा हो जाते हैं। 11 years of reporting is too much, and my own personal domestic life. तो आप इन यू वांट टू मेक, आप इन चीजों का सेंस करना चाहते हो कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और आप एक अच्छा फिक्शन या एक अच्छी चीज एक क्रिएट एसेज भी अच्छे लिखना चाहते हो हिंदी में। समझो हम लोग की अच्छे एसेज लड़कियां नहीं नहीं लिखती, या लड़कियों के अच्छे एसेज नहीं आते, तो वो सब चीजें एसेज अच्छे, मुझे एसेज का एक भी बार कोई बहुत मन नेट होता चेक है। कर दो मेरा। हेलो शिवी, कोई नेट चेक करो कितनी स्पीड है। आपका थोड़ा मेरा नेट विजन चेक ब्लर करना, है। जिससे मेरे को पता ही नहीं मेरा कौन सा कनेक्टेड है। नेट किसी से जा रहा है, बार बार जा रहा है। आपकी आवाज अच्छे से आ रही है वैसे। कमेंट्स देखने की कोशिश करती हूँ शायद। प्लीज कंटिन्यू। तो मुझ पर ही दारोमदार है लगता है वो। आई थिंक थोड़ी देर में उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए वापस। तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे एसेस के बारे में भी ऐसा लगता है कि एसेस के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदी में कम है अ, जो फीमेल एसेज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ये राइटिंग और ज़्यादा आना ज़रूरी है, आलोचना हो चाहे फिक्शन हो। और अभी एक आलोचना की नई किताब आई है सुजाता जी की, और ऐसी किताबें आने की ज़रूरत है। क्रिटिसिज्म हो, फिक्शन हो या पोइट्री हो, और ज़्यादा वुमेन वॉइसेस हमें चाहिए। बुक शेल्फ देख रहे हैं। तो वो और आ गई हैं, आई थिंक शी हैज जॉइंड, वापस आ गई हैं आप। इंटरनेट, अ, हाँ इंटरनेट चल गया था। तो तो जी मैं जी यहाँ जी से अपने आप जी। डिस्कनेक्ट हो गई। बट मुझे लगा कि मेरी मेरी या तो विदुष बैटन फैमिली यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो उन्होंने आपको बता दिया होगा कि आप अपनी बात कंटिन्यू रखें, और आपने रखी भी होगी। हाँ हाँ तो हाँ 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 हाँ। तो जी आप उसे प्लीज कंटिन्यू करें जो। नहीं नहीं, मैं हम्म। मैं उसको पूरा अब आप मैं उसको तो मैंने बस इतना ही था मेरा इस पे कि ये बहुत सारी कलेक्टेड वजहों से है ये मूव। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी तो आई हूँ। और बहुत सारा बहुत कुछ छोड़ कर आई हूँ, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा फील होता है, डर भी बहुत लगता है। मगर मुझे बहुत परवाह नहीं है, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी मुझे ये तसल्ली हम्म। रहेगी कि चलो मैंने करके देखा, ये मुझे करना था तो मैंने कर कर देखा। निबंध पर मेरी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। आप अगला पहले अपना जो भी आप अगर
एक सेक्शन पे बात करना चाहें या कुछ और सवाल पूछना चाहें तो फिर हम। हाँ 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 हाँ, हम ऐसा कर लेते हैं, रितु डिमरी का क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन एक साथ लेके हम थोड़ी सी और बातों में, वैसे ना सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, इसीलिए मैंने जी आपसे हाँ, कहा जी हाँ, था जी कि हाँ। आप ओपन में जवाब दीजिएगा। तो हाँ, एक ये हाँ, वाला हाँ, क्वेश्चन हाँ। देख के बस हम एक जरा सा शिमला से बाहर निकलने से पहले वो बीच में आप बार बार ला सकती हैं, क्योंकि शिमला हाँ, हाँ, पहले हाँ, आपके हाँ, ख्वाबों हाँ। में था, जब आप हाँ। वहां कर रही थी 50-50 डिग्री सेल्सियस में रिपोर्टिंग कर रही थी जब, और और जब यहाँ है तो रिपोर्टिंग आपके साथ है। बट फिर भी डायरेक्ट में, एक तो मैं आपका शिमला में रूटीन जानना चाहूंगी, और दूसरा मैं ये जानना हुँ। चाहूंगी कि अकेले रहने पे आपको क्या क्या, किस किस तरह के चैलेंज आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन हाँ, को भी हाँ। हम एक साथ पढ़ लीजिए, तो इन सबको मिला के आप मतलब बोलिए, फिर हम उसके बाद अ, किताबों पे मुझ और एस्पेक्ट्स पे जाएंगे जी। जी, ये ऋतु जी का भी कोई क्वेश्चन है, इसको भी हम बाद में मैं इस पे ज़रूर इसको देख लेंगे। एड्रेस करना चाहूँगी बाद में। पहले मैं ये जो हम्म आपने बोला, तो शिमला आकर या अपने, ये मेरे लिए ज़िंदगी में पहली बार है जब मैं मेरे पास मेरे पास मेरा समय है और कुछ करने के लिए, इसको बहुत मेहनत से अर्जित किया है मैंने। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल फ़ील होता है अपने अपने टाइम के लिए। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी कुछ दिन, कि नहीं नहीं, मुझे मेरा बचपन से ना, मैं बहुत टाइम टेबल वाली, जैसे मेरी शुरू की यूनिवर्सिटी की भी आप डायरीज देखेंगे तो उसमें पूरे घंटे लिखे रहते हैं, सुबह 5:30 से 6 ये करना है, ये करना है। और हमेशा अपने आई आई बाइट मोर देन आई कैन च्यू, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उससे बड़े टारगेट्स ही रखती थी। बट यहाँ पर मेरे दो ही टारगेट्स है, एक तो मेरी फिटनेस है और दूसरा तीन काम मैं करती हूँ बस, अपनी फिटनेस का काम और राइटिंग और रीडिंग। तो क्योंकि रिपोर्टिंग में मैं इतनी घुसी हुई रहती थी कि मेरी पढ़ाई, मतलब लिटरेरी रीडिंग उतनी नहीं हो पाती थी जितना मैं करना चाहती थी, क्योंकि नॉन फिक्शन भी मैं बहुत पढ़ती, नॉन फिक्शन की मेरी पहली किताब है, तो नॉन फिक्शन जॉनर में मैंने बहुत पढ़ा भी है। और मैं हमेशा से मैगजीन जर्नलिस्ट रही हूँ, तो लॉन्ग फॉर्म राइटिंग वैसे भी बहुत पढ़ती थी, मगर फिक्शन की रीडिंग मेरी उतनी नहीं थी और हिंदी की भी नहीं थी उतनी। तो मैंने बहुत सारा एक घंटे रखे हैं पढ़ने के लिए। और मतलब दिन की शुरुआत जो होती है, मैं वर्कआउट से, एक वॉक या जॉगिंग वगैरह सब चीज़ों से करती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट, खाने पर मैंने बहुत ध्यान दिया है, हाई प्रोटीन डाइट और ये सब चीज़ें। तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खुद बनाती हूँ अपना खाना फटाफट, बहुत कम तेल में सब चीज़ें रहती हैं, तो वो सब फटाफट करके और फिर लिखती हूँ। तो लिखने के लिए अगर कुछ नहीं भी हो पाता है तो भी मेरा है कि अगर मैं एक भी सेंटेंस नहीं लिखूँ तो भी मुझे कुछ घंटे बैठना है मेज़ पर, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उसके मुझे बैठना है, चाहे मैं कुछ लिखूँ चाहे ना लिखूँ। तो वो एक एक टाइम, और बाकी का जो घंटे होते हैं दिन का, वो जो सेकंड हाफ होता है जब थोड़ी एनर्जी आपकी लो हो जाती है, तो वो पूरा सेकंड हाफ रीडिंग के लिए है। तो मुझे मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं लगता, मैं इतना एंजॉय करती हूँ अपने सॉलिट्यूड को। मेरे साथ बड़ा अजीब है कि मुझे यह है कि काम थोड़े अब सारे अपने खुद करने होते हैं, और पहाड़ में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर चीज लाने के लिए जैसे आप जा रहे हो तो उठा के ला रहे हो, तो वजन होता है, चढ़ना उतरना होता है। बट मुझे लगता है कि वो अच्छी एक्सरसाइज है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। और थोड़ा बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही स्ट्रेस रहता है कि अब कुछ मतलब काम ठीक से होना चाहिए, उसका एक स्ट्रेस होता है। और बाकी मुझे ये समझ में आया कि हम कितना सोच पाते हैं जब अ, हम इन सब चीजों से खुद को हटा लेते हैं ना। किसी, अगर आप किसी बहुत ही इन्वॉल्विंग प्रेम संबंध में हैं, या अगर आप किसी बहुत इन्वॉल्विंग जॉब में हैं, तो वो आपकी इतनी एनर्जी खा जाते हैं ना कि आपको क्रिएशन के लिए जो स्पेस चाहिए वो नहीं मिलता। तो ये पहली बार है मैं मेरी जिंदगी में जब मैं थोड़ा सा देख पाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब दिल्ली में जब हम 11, मैं 10-11 साल रही, हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे में लोग धर्मशाला, मतलब लोग घूमते हैं, चले जाते हैं बच्चे यहाँ वहाँ, देख आते हैं चीजें। धर्मशाला तो हर कोई बर्थडे पे मैक्लोइडगंज घूम, बट मेरा ऐसा था कि मैं कहीं जा ही नहीं, गई नहीं थी, क्योंकि मैं मैक्लोइडगंज तक नहीं गई थी, क्योंकि मैं हमेशा ट्रैवल कर रही होती थी रिपोर्ट्स के लिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 10-11 साल के इतने सारे अनुभव हैं मेरे पास जर्नलिज्म के, और भी जीवन के, जिनको और जिनको अलग अलग तरीके से जो मेटामॉर्फोस हो सकते, देयर इज सो मच इनसाइड मी, मुझ में। और जब से मैं पढ़ने लगी हूँ तो मुझे इतना मजा आता है, मैं एकदम कूदने लगती हूँ खुशी में। मतलब मुझे जैसे सॉन्टैग का कुछ या कुछ और जो मेरे फेवरेट राइटर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई स्टार्ट जंपिंग इन माई चेयर। मुझे इतनी कोई अच्छी कविता पढ़ लेती हूँ तो आहा, ऐसा विस्मय होता है मुझे। अपने लिए चाय बनाती हूँ बहुत सारी अदरक डाल के,
और मुझे लगता है कि ये मुझे भरोसा नहीं होता, मैं जबान काटती हूँ बोलते वक्त अपनी, कि मुझे लगता है कैसे ये किस तरह से मैं ये बताऊं कि ये इतने सुखी दिन है और मुझे किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। आई फील सो कंप्लीट विथ मी। और जब मैं पहाड़ देखती हूँ ये सारे, मुझे निर्मल की थोड़ी याद, निर्मल वर्मा की स्मृति आती है कि उनका बहुत सारा सृजन पहाड़ों के इर्द गिर्द है। बट मैं ये भी सोचती हूँ कि आप इसको ऐसे समझिए कि आदमियों ने जो इतना सारा लिखा है और जो इतने सारे लोगों ने लिखा है, वो इसलिए भी पॉसिबल होता है क्योंकि वो अपने आप को सॉलिट्यूड देते हैं। उनके उनके नायक जो है, जैसे कि अगर शेखर जो है, आगे आगे का उनका जो नायक है शेखर एक जीवनी का, वो भी अपनी यात्रा पर है। और हमने हमने क्या किया है, मैं उसको बुरा नहीं, देखिए प्यार बहुत बड़ी वैल्यू है, मैं तो खुद ही इतनी बड़ी, प्रेम पे मेरा बहुत विश्वास रहता है। पर प्रेम को, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का एक 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 और उसको एक कैटलिस्ट की तरह हमें हमें देखना चाहिए ना। हम क्या करते हैं कि इंडिया में अभी भी हमने और स्त्रियों ने हम अपने बारे में, अपनी यात्राओं के बारे में उतना नहीं सोचते। तो हम अपने आप को बहुत लिमिट कर देते हैं प्यार के लिए, बाकी चीजों के लिए, या कोई जॉब है, या बहुत सारी चीजों के लिए। तो हम अपने एकांत को बहुत डीवैल्यू करते हैं। वो चीज मुझे लगता है कि एकांत को डीवैल्यू करते हैं हम, हमें लगता है कि कोई और ही हमें कंप्लीट कर सकता है। जो कि एक बात, एक उसको लेकर वो बहुत कॉन्टेस्टेड आइडिया है, मैं नहीं कह रही कि वो गलत है या सही है, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। बट एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि और लड़कियों को और ज्यादा खुद को पुश करना चाहिए। यात्राएं और ये बीहड़ता बहुत जरूरी है। ये सृजन निकल के आता है इसमें से, जो मुझे सीखना है वो मैं सीख लेती हूँ आदमियों से। यात्रा वगैरह करने हम्म। की चीज। आपका व्यू हाँ, बहुत जितना क्लियर सीख हो गया है। जितना जितना सीखना होता है आपको, उतना ही सीखती हैं आप, ये आपकी खास बात है। एक तो आपने बहुत कम उम्र में काफी अपने जो आइडियाज हैं वो आपके क्रिस्टल क्लियर हैं कि क्या क्या रुकेगा। मैं आपकी तरह, मैं बहुत फर्म थी अपने काम करने के लिए अकेले, बट मैं इतना हाँ हाँ क्लियरली हाँ। कभी भी अपने मित्रों को, अपने अपने अपनों को मैं कभी कन्वे ही नहीं कर पाई कि मैं अपने लिए अकेली हूँ। मैं तुम सबके परिवारों को पालने के लिए अकेली नहीं हूँ, लेकिन मेरा सारा टाइम बारिश की तरह गया। मेरे पास एक, मतलब मैं अगर पूरे परिवार भी चलाती तो जितना पानी मेरे पास मेरे लिए बच जाता, वो कभी एक बूंद भी नहीं बचा। तो आप इतने आपने कितना क्लियर हैं थॉट में। आपने बहुत सुंदर तरीके से कही अपनी बात। ये जो वाक्य आपने कहा ना, मेरा पूरा समय बारिश की तरह गया, बहुत अच्छा वाक्य है, बहुत सुंदर मतलब तरीके से आपने रखी। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ट्रेडिशनल लाइफ भी होती 4-4 5-5 बच्चों और पति वाली, तो भी इससे ज्यादा बचता, क्योंकि आपको ग्रांटेड लेने वाले इतने लोग हो जाते हैं, तो आपको बहुत सही क्रिस्टल बात है। क्लियर है। अब निर्मल सही बात। निर्मल वर्मा से प्रभावित होके आप पहाड़ गई, वो पहाड़ में जाके नहीं नहीं अवसाद में आते थे। नहीं नहीं। आपकी आप उनकी जो पहाड़ में जाके इतना अवसाद वाले वर्णन है, आप इतना खिल रही हैं हम्म। कि लोग पिकनिक के लिए चल पड़ेंगे अपने सॉलिट्यूड में। मतलब 2-4 लड़कियों के बैग बंधने वाले होंगे आपको देख के। और नहीं 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 नहीं, और एक्चुअली एक्चुअली मेरा ना, कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड का आप जश्न भी तो मना रही है ना, क्रिएशन भी है, अरे सब कुछ भी है। तो वो एकांत, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए एक्चुअली निर्मल तो जी मैं के ये साथ क्या है कहना ना कि चाह रही हूँ। उनका बोले, आप बोले हाँ, प्लीज। मैं यही बताना चाह रही थी कि निर्मल वर्मा जी से आपने पहाड़ों में जाना सीखा, लेकिन पहाड़ों के बारे में जो आपका आज एकांत को लेके जो आपका अपनी भाषा, अपना तरीका है उसको जीने का, वो नितांत भिन्न है। तो आप जानती हैं बिल्कुल। किससे कितना और कहाँ तक लेना है। तो ये आपकी बहुत नहीं अच्छी नहीं बात है नहीं जी, आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि मैं इतना इतने मतलब मेरी अपनी जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और वहां से लेकर अभी तक की जो यात्रा है, वो पहले ही इतने खून खराबे से भरी रही है और इतनी कठिन, और इतना उसमें मतलब मेरे जीवन में इतना दुख, जैसे वो तो मतलब कई बार आभासी दुख होता है ना, या उस तरह का जिसपे आप बहुत ठीक से उंगली रख के बिल्कुल। पकड़ नहीं सकते कि ये है जख्म, ऐसे नहीं पकड़ सकते। लेकिन मेरा तो भरा हुआ है, पकड़े जा सकने वाले जख्मों से भरा हुआ जीवन रहा है। तो डिसअपॉइंटमेंट या अवसाद वाओ। की कोई कमी नहीं थी कभी, मतलब तो वो वो इतना भरा पड़ा है कि मुझे तो हंसी आती है उस पे। मगर ये है कि ये जो सुख है नहीं, ये मुझे इस बात का बिल्कुल अलर्ट हूं मैं कि एज अ वुमन ये कितना रेयर है, to be able to
अर्न अ रूम फॉर योरसेल्फ, अपने लिए एक जगह और लिखने के लिए 1-2 साल निकाल पाना, ये कितना रेयर है ये। क्योंकि निर्मल, या एक मेल प्रिविलेज तो होता ही है ना, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। मुझे यहाँ तक आने के लिए पूरी जिंदगी 10-11 साल पैसे बचाने पड़े हैं, मेहनत इतनी करनी पड़ी है, इतनी प्लानिंग करनी पड़ी है, और अपने फील्ड में इतना एक्सीलेंट होना पड़ा है, सारे तब जाके किताब और इतना कुछ तब जाके मैं लेकिन आदमी तो, हम पे एज वुमेन इतना सारा शादी का प्रेशर होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं, शादी के बाद फैमिली का प्रेशर होता है, बच्चे, इतने सारे प्रेशर्स होते हैं। और ना उसके बाद हम ज्यादा इस चीज से वो रहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया में अभी है लीगली लड़कियों के पास, लेकिन ऑब्वियसली हमारी सामाजिक जो वो है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, इसमें गर्ल जो फीमेल चाइल्ड है उसको प्रॉपर्टी राइट इनहेरिटेंस के नहीं होते हैं इतने। तो आदमियों को कितना सारा कंफर्ट होता है, उनको पिता का घर मिलता है, बहुत सारी चीजें। अगर आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबकी अपनी मुश्किलें होती होंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक स्त्री एकाकी जीवन इस तरह का चुनती है तो उसके लिए अनिश्चितता कितनी हद तक ज्यादा है ना। उसको कोई पिता के घर में कोई उसको कमरा नहीं मिलने वाला है, उसको कोई लीगल किसी भी तरह का राइट नहीं है। अगर वो कितना बड़ा रिस्क है, मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि वो मैं आपको रिस्क का लेवल बता रही हूँ। तो मुझे उसकी उसकी पूरी अवेयरनेस है, और मेरे को गुस्सा भी बहुत है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि ये काम ज्यादा और मेहनत से और शिद्दत से करना है। बहुत अच्छे से आप अपनी बात बोल रही हैं, सबको आपकी बातें पसंद आ रही हैं। कंचन बोल रही है कि आपकी कविता पढ़ने से जो भी वाइब्रेशन आपकी खुशी की, उनको वाइब्स मिल रही हैं। शशि भूषण जी आपकी लिटरेचर की तारीफ कर रहे हैं। और बैग तो मुझे पक्का पता है 2-3 पैक होने हैं। और शिवी दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिवी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर रही हैं। वो तो सोच रही है बैग तो जब पैक होगा तब होगा, फिलहाल तो वो कूद के अभी स्क्रीन में आके आपसे बात करना चाहती हैं थोड़ी देर। लिखा है उन्होंने लिखा है उन्होंने कि अगर मैं लिखूंगी तो भाव नहीं आ पाएगा, क्या मैं सीधे ऑन स्क्रीन ही फेस टू फेस बात कर सकती हूँ? तो शिवी थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, तो बुलाते हैं आपको, फिर आप सीधा ही पूछ लीजिएगा। तो मैं आपका, आप जो एकांत को अच्छे से जी के क्रिएटिविटी दे पा रही है उसे इसलिए भी शायद क्योंकि आपने अपने जर्नलिज्म में वो एक्सीलेंस अचीव कर लिया था। एक्सीलेंस तो हम कई बार अचीव कर लेते हैं काम करने में, क्योंकि विमेन को पता है अगर उसे काम करना है तो अच्छा करे बिना, तो अच्छा करके वो गायब है, तो अच्छा किए बिना तो रहेंगे ही नहीं कहीं भी। तो एक्सीलेंट काम तो इन एनी केस उसे करना है। मुझे ऐसे लगता है कि विमेन के काम करना, बोलने में एक्सीलेंस इन हिडन है उसमें, वरना आप टिक ही नहीं सकते। मुझे जो पब्लिक स्फीयर में जो माहौल दिखा है, आपको एक्सीलेंट काम करना ही आपके लिए काम करना है, लेकिन एक्सीलेंट काम करना और रिकॉग्निशन मिलना और उसको समाज में पूरी प्रतिष्ठा मिलना, सम्मान और पुरस्कार मिलना, दो अलग बातें हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो आपको आपके काम को रिकॉग्निशन मिली और पूरा सम्मान वम्मान मिला है, उसने आपको उस पोजीशन में पहुंचा दिया है जहां आप जॉब छोड़ के एक रिस्क ले सकती हैं काम जीने का, क्योंकि आपको पता है कि आपको शायद 1-2 साल के गैप के बाद जॉब में दिक्कत नहीं आएगी। वो एक लेवल आपने अचीव कर लिया है। जी 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 जी। तो मुझे हाँ, आप बोले बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा मुझे ऐसा लगता है बस कि इसमें जब मैं याद करती हूँ अपनी 22-23-24 बरस के दिनों को, तो मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में पली बड़ी थी। मेरे बहुत आम कंजर्वेटिव सा मेरा परिवार है, उसमें मैं पहली लड़की हूँ जो जिसने इतनी पढ़ाई करी, या जो बाहर गई, या जो देश के बाहर गई, या जिसने अपने इस तरीके से यहाँ काम किया, नौकरियां की। और तो मुझे लगता है कि उसमें एक बड़ी भूमिका थी अंग्रेजी आने की। उसने उस जगह पर, मध्य प्रदेश में कम अंग्रेजी उस जमाने में मतलब एक महत्वपूर्ण स्किल के तौर पर आपको पेश कर सकती थी अंग्रेजी, जब मैं छोटी थी वहां पर। तो मैंने अपना बहुत सारा काम अनुवाद किया, अपने बहुत सारे हिंदी में प्रकाशित काम का खुद ही अनुवाद किया जब मैं छोटी
होती थी तब भी, और अंग्रेजी में भी काम प्रकाशित कराया, और मैंने खुद भी इन चीज़ों को भेज भेज कर, क्योंकि मुझे घर से इतना स्ट्रेस था अपने घर से, तो ये अवार्ड्स वगैरह का सीन बस इतना था कि अपने पेरेंट्स को और बाकी लोगों को ये था कि ना मतलब ये एक इतनी, क्योंकि इस पेशे में, जर्नलिज्म में बाहर जाना रहता है, और ऑड वर्किंग आवर्स होते हैं, ट्रैवल होता है, आप अननोन लोगों से मिलते हैं, और जैसे जेल है या अदालत, ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो इसको लेकर इतना अनईजीनेस थी मेरे घर में। तो मुझे ये था कि सबको एक, और मेरे माँ बाप भले ही थोड़ा कर भी जाए, और रिलेटिव्स वगैरह और उनको कान फीड करते रहते थे इतना कि ये घर में सबकी नाक कटाएगी, और इसने ये कर दिया है, और ये हमारे लिए शर्म का बायस बनेगी। तो मुझे बस यही था कि मैं शर्म का बायस नहीं हूँ अपने, ये मैं उनको बता सकूं। तो अवार्ड्स की भूमिका बस इतनी थी, बाकी मैं इनके व्यर्थता से मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ कि मतलब मुझे उसको बहुत, उसका वो नहीं है, मगर हाँ, उससे ये मदद जरूर मिली कि फैमिली में एक एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास नर्वस जो परिवार होते हैं, जो सिर्फ अचीवमेंट की भाषा समझते हैं। मैंने इस पे एक निबंध भी लिखा है जो पब्लिश हुआ है अंग्रेजी में, नीलांजना रॉय ने एडिट करी है किताब, उसमें फॉरगिवनेस के ऊपर एक ऐसे है। तो ये था। अब आप बताएं, आप कुछ कह रही हैं जी। हम अभी मैंने शिवी को भी लिंक भेजा है कि डायरेक्ट पूछना चाहती है तो वो भी पूछेंगी आपसे। अभी मैं थोड़ा सा जो आपके, क्योंकि ये अवार्ड छोटे मोटे अवार्ड नहीं है, ये बहुत हमें प्राउड है आप पे, गर्व है आप पे जितना आपने अचीव किया है, और मैंने उनका जिक्र भी थैंक नहीं किया परिचय देते हुए। तो मैं ये चाहती हूँ जी। कि आप थोड़ी सी जो आपकी अवार्ड्स की अचीवमेंट की जर्नी है उसको एक बार आप थोड़ा सा अपना संघर्ष और उसको एक साथ बताइए कि जैसे ये किया, फिर ये अचीव किया, उस अचीवमेंट के जो आपके अनुभव हैं, और जो सबसे बड़ा आपके लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे हैं इतनी कम उम्र के हिसाब से, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा शेयर करें हमसे कृपया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जी मैं रिपोर्ट्स करती जा रही थी, और सबसे पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला राजा राम मोहन रॉय कैटेगरी में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। तो वो तब मैं तहलका हिंदी में काम करती थी, और वो एक हमारी पूरी टीम के लिए एक पहला प्राइज था, और फिर लाली मीडिया के 2-3 अवार्ड्स, एक एक फिर और रिपोर्ट्स करती की, रेड इंक, और वो बढ़ता गया आगे। रिपोर्ट्स ऐसी, उस समय इन्वेस्टिगेशन से कवर स्टोरीज करती थी, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, और मुझे इतना उसका होश नहीं रहता था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर आगे आगे बढ़ती गई, और अप्लाई, अब मुझे ना उसमें बहुत लज्जा, बड़ी शर्म आती है अवार्ड्स का नाम खुद लेने में, मगर मैं आपको बस इतना बताओ, क्या कहना चाहूंगी कि मैंने उसको कि उसके पीछे, मतलब जब वो ऐसा कभी नहीं था कि उनके मिलने से मुझे बहुत, ये एक डाइकोटमी है, अब यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं था कि मुझे उनके मिलने से कोई बहुत ज्यादा खुशी होती हो, क्योंकि वो बेसिकली मतलब मुझे उनकी व्यर्थता का भी बहुत एहसास था, और मैं बेसिकली अपने फैमिली के लिए ज्यादा था कि मुझे अपने पेरेंट्स के सामने ये कुछ प्रूव करना है पॉइंट, कि मैं, क्योंकि हमारे, अब मुझे उसके लिए ना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जो मैं जाने से बच रही थी, मगर थोड़ा सा उस पर हिंट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो, मुझे तो हाँ, बैकग्राउंड जानना ही था, हमें तो बैकग्राउंड हाँ, जानना नहीं भी है नहीं आपका। हाँ बताइए। नहीं 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 नहीं, जी एक्चुअली घर घर से इतना मुश्किल रहा मेरा, जो पर्सनल जर्नी थी अपने फैमिली से, तो उसको लेकर एक, क्योंकि उनकी भी इतनी गलती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इसको लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जर्नलिज्म एक बहुत नई चीज थी, राइटिंग, और ये लड़की कर रही है, ये सब बहुत नई चीज थी, रात बेरात फिरेगी, कहीं जा रही है, कुछ मालूम नहीं, ठिकाना नहीं है, किसके साथ ट्रैवल कर रही है, कुछ मालूम नहीं है। तो वो बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में बड़ी होती थी लड़कियां हमारे मेरे घर में, तो उसमें बहुत अबरेशन था मेरा एग्जिस्टेंस, तो उसको लेकर हमारे यहाँ रिलेटिव्स और हर जगह बहुत ऐसा था, एक नेगेटिव माहौल, कि ये शर्म नाक कटाएंगी हमारी, और बायस बनेंगी शर्म का। तो मेरे को था कि ये अवार्ड्स जो है ना, ये उन लोगों को थोड़ा, उन लोगों के लिए थोड़ी एक मतलब मेरे पेरेंट्स और उन लोगों के लिए मेरे तरफ से एक था कि जवाब जैसा, या ऐसा कुछ कि नहीं, मैं आपके शर्म का बायस नहीं हूँ। फिर हमारे यहाँ एक नाइट इंटरनेशनल अवार्ड जब अमेरिका वाला मिला, और भी जब जब रामनाथ गोयनका मिला, और ये सारी चीजें थी, तो अखबारों में तस्वीरें छपती थी। भोपाल में क्या होता है ना, भास्कर बहुत पढ़ा जाता है, और उसका सिटी भास्कर भी बहुत सब लोग पढ़ते हैं, हम बचपन से, वो चाय के टाइम निकालने वाला चीज है, तो उसमें भी एक बड़ा सा
पीस छपा, आर्टिकल छपा, वो अवार्ड अवार्ड लेते हुए फोटो वोटो छपी उसमें मेरी। तो फिर मैंने फिर ठीक हो, हमारे संबंध भी बहुत विकसित हुए हैं पिछले 11 सालों में, अब पुराने जैसे नहीं है, इवॉल्व हुए हैं रिलेशनशिप्स पे मेरे पेरेंट्स के साथ। बट मुझे ये था कि उनको ये लगा कि चलो अब मैं शर्म का बोझा नहीं हूँ, ऐसा बस्ता नहीं हूँ शर्म का जिसको उतार के फेंक देना है। क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा की भाषा निम्न निम्न मध्य वर्गीय, जो निम्न मध्य वर्गीय नर्वस भारतीय परिवार हैं, वो इसी की भाषा समझते हैं। तो मुझे लेकिन ऐसा मेरे अपने जीवन के पेन्स और घाव इतने थे कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं को बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। ज्यादा खुशी मेरे को यही होती थी कि जब 4-5 बार मैं इंग्लैंड गई, उसमें 3 बार अवार्ड्स लेने, एक बार ट्रेनिंग के लिए, एक बार एक लंबी फेलोशिप के लिए। तो मुझे ये था कि मुझे देखने को मिलेगा, दुनिया घूमने को मिलेगी, ये एक चीज है, मुझे दुनिया देखने को मिलेगी। अमेरिका गई जब अवार्ड लेने, तो मुझे वहां पे लगा कि पूरा हॉल भरा हुआ था और पूरे अमेरिका के सारे इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे। और वो एक बड़ा मोमेंट था, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट प्राइज था। उन्होंने इंडिया पर एक छोटी सी फिल्म में आकर एक छोटी फिल्म बनाई थी मेरे काम पर, फिर एक मैं स्पीच वीच दिया, वो सारा तो मैं खादी की मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी लेकर गई थी यहाँ इंडिया से पहनने के लिए। तो वो सब चीजें ये थी कि एक लड़की जो इतनी छोटी सी जगह में रहती है और इतनी छोटी सी जगह से जिसने शुरुआत करी, और इतनी ज्यादा जिसको ये पता तक नहीं था जब वो ग्रेजुएशन करने वाली थी कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा मेरे को इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा गया, इंटरनेट की कोई एक्सेस नहीं दी जाती थी घर में, बहुत ही रूटीन होता था, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर टाइप्स। और फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ की वो रहती थी। मेरे माँ बाप को बचपन से बहुत हमें टॉर्चर किया गया, फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ। तो मैंने कहा लो, रख लो सारी ट्रॉफियां, अब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मतलब इसके पीछे पीड़ा बहुत थी। तो बहुत सारी मुझे ये लगता था कि यात्रा कितनी, मैं ये देखती थी कि मैं यही सीखती थी कि आदमियों ने, हमने कितनी सारी इन लोगों ने यात्राएं करी हैं। तो उस लिहाज से, दुनिया देखने के लिहाज से उन अवार्ड्स का महत्व बहुत था। और काम मिलना थोड़ा आसान हो गया, नया काम मिलने में थोड़ी सरलता होती है। पिच अगर मैं कहीं करती हूँ तो उसको सीरियसली पब्लिश होना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, चाहे लिटरेचर हो चाहे जर्नलिज्म हो। तो ये सारी चीजें उससे कुछ सरल हुई। मगर क्या करती, सही तो नहीं था। एक प्रश्न और आया शशि भूषण जी का, वो मैं पढ़ रही हूँ कमेंट। हाँ, हाँ, अब जवाब दीजिए, हाँ, जवाब मैं भी सुनना चाह रही प्रियंका हूँ जी, जवाब। अगर आपको अवार्ड ना मिले होते जिन्होंने आपकी बुराई के प्रति समझ को शायद दुरुस्त किया, आपको आश्वस्त करती, काम करती, उनकी अनुशंसा पाती। मालूम नहीं मुझे, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या नतीजा निकलता। मैंने आपको वो रेजिस्टेंस की बात बताई नहीं। मेरे एडमिशन में ही बहुत समस्या हो रही थी, जर्नलिज्म की कोर्स में एडमिशन ही नहीं होने देना चाहते थे वो। तो वहीं से समस्या, वो तो 17-18 साल की उम्र से वो समस्या बहुत ज्यादा थी। कोर्स में एडमिशन नहीं, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी और इंजीनियरिंग के भी एक सरकारी स्कूल में मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया था, तो बड़ा प्रेशर था कि उसमें एडमिशन लो। और वो बहुत ज्यादा, बहुत बेटर हो गया था हमारा। मैं उसको अभी यहाँ शब्दों में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो शायद कभी लिटरेचर में लिखने में वो चीजें आएंगी। वो बहुत बेटर हो गया था, और बहुत डिफिकल्ट वायलेंट स्ट्रगल था हमारा, मतलब जो मेरा अपने पेरेंट्स के साथ मेंटल स्ट्रगल है, फिजिकल स्ट्रगल है, हर तरह का। पर पता नहीं मैं कैसे टिकी हुई थी, मुझे नहीं पता मैं कैसे टिकी रही। लेकिन ग्रेजुएशन में आते ही ना, क्या मुझे किया आपने ग्रेजुएशन 12th में के गोल्ड बाद? मेडल मिला था। मैंने जर्नलिज्म किया, जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स प्रिंट जर्नलिज्म में हुँ, किया था। मैं जर्नलिज्म, जी, मतलब मैंने हाँ, ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में और जर्नलिज्म और मास्टर्स प्रिंट में। तो फर्स्ट सेमेस्टर से मैं फर्स्ट आने लगी, सारे सेमेस्टर्स में फर्स्ट आई। तो फिर उससे भी थोड़ा सा वो लोग थोड़े मेल डाउन हुए। मतलब हमारे बीच बहुत मुश्किल संबंध है ना, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, क्योंकि ये उदाहरण मैं पब्लिकली लिख भी चुकी हूँ। तो जब मैं पहले दिन इंटर्नशिप से वापस आई पायनियर अखबार में, मुझे बहुत छोटे, मैं 17-18 साल में एक इंटर्नशिप मिली थी। तो मैं रात को 9:30 बजे आई, तो मेरे घर में इतना हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि पहली बार कोई लड़की 9:30 बजे
तक बाहर थी। तो घर में जो विमेन और महिलाएं थी बुजुर्ग मेरे घर में, वो सब उन्होंने बाहर बैठी हुई थी, तेल वेल लगा के, बाल खोल के, एकदम गुस्से में, जैसे कोप भवन में बैठे होते हैं कि ये लड़की हमारा नाम बदनाम कराएगी और इतनी रात को वापस आ रही है। ये सब चीजें मतलब बहुत ज्यादा मैं आपको विस्तार में नहीं बता सकती कि वो कितनी लंबी बहसें चली। और मैं वही सोचती हूँ कि अगर मैं कोई लड़का होती तो कि मुझे कितने प्यार से पुचकारा जाता, मुझे समझ कि अरे ललना आ गए हैं, बाबू आ गए हैं, भैया आ गए, इनको खाना परोसा जाए, इनको खिलाया जाए, तो मेरी कितनी आरती उतारी जाती अगर मैं लड़का होती तो मुझे यही लगता है। और क्योंकि मैं लड़की थी तो मैं जैसी आई तो मुझे इतना इतना इतनी बातें सुनाई गई और इतना मुझे इतने ताने मारे गए, इतना डिस्करेज किया गया कि मैं रोती रहती थी भर भर आंसू लेके, चेहरा लेके। तो वो इतनी मुश्किल, मुझे नहीं पता मैं कैसे तो बीए नेगोशिएट एमए करती। आपने घर से ही किया है? हाँ, हाँ, ग्रेजुएशन मैंने घर से, वो तो बाहर से तो करने का प्रश्न ही नहीं था, वो तो हम्म। वहीं, वो तो सवाल ही नहीं था, घर से करने को मिल गया वही बहुत था। मगर धीरे-धीरे इवेंचुअली जब उन्होंने देखा ना, ग्रेजुएशन में मैं थ्रू आउट डिस्टिंक्शन टॉपर थी, यूनिवर्सिटी टॉपर थी, मास्टर्स में टॉपर थी। और फिर मेरे को अंग्रेजी अंग्रेजी अखबार तब एक ही होता था भोपाल में, दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें मैंने इंटर्नशिप करी, 1 महीने के लिए गई थी वहाँ, 6 महीने काम किया मैंने। मतलब मेरे को बहुत पसंद किया ऑल इंडिया रेडियो में, बहुत जल्दी पैसे भी कमाने लगी मैं, बहुत जल्दी। ऑल इंडिया रेडियो में टॉक्स लिखती थी बहुत जल्दी ना। और ब्रिटिश लाइब्रेरी का मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे लाइब्रेरी का मेंबरशिप दिला दीजिए, सिर्फ 1,000 रुपए की मेंबरशिप है, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि किताबों पे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, साल भर का काम हो जाएगा और मैं फोटोकॉपी करा लूंगी। तो मैंने कुछ तो भी जुगाड़ लगा लगा के एक एक काम किया और हर हर कतरे की आजादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी। फिर ग्रेजुअली जब काम मिला, नौकरी मिल गई और अच्छे से, मुझे कभी, मतलब आई वाज द ओनली वन, मैं अकेली लड़की थी अपने बैच की जिसको बुलाकर अंग्रेजी अखबार में नौकरी दी गई थी। मेरा कोर्स खत्म होने से पहले मेरे को जॉब मिल गई थी। और फिर उस हिंदुस्तान टाइम्स इंदौर में पहली जॉब थी मेरी, और उससे 2 महीने के अंदर, 2 महीने काम किया मैंने बस वहां, क्योंकि मेरी तहलका में पहले बात चली रही थी। तो तहलका का कॉन्फर्मेशन आ गया, मैंने जैसे ही उनको दिखाई कि 2 महीने में मैंने एचटी में क्या क्या, राइट टू एजुकेशन पे इतनी सारी रिपोर्ट्स कर दी थी, एक फाइल बन गई थी, वो दिखाई जाकर, तो वो भी कंफर्म हो गया। फिर मैं मध्य प्रदेश में भोपाल का, मतलब स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट थी तहलका के लिए। फिर मेरे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट थे, और मध्य प्रदेश इतनी उर्वर जगह, किसी पत्रकार, इतने सारे विषय थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भुखमरी, कितना कुछ। जो जिस स्टोरी के लिए रामनाथ गोयनका मिला वो मैंने बुंदेलखंड से वहां करी, छतरपुर और दमोह जिलों से। तो फिर मैंने डकैतों पर भी आगे जाकर एक कवर स्टोरी करी। बाद के समय में एक ऐसा भी समय आया, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये आजादी मिली है ना, वो लोग भी और अगर नहीं मिलती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। मुझे कई बार बहुत डर लगता है कि मेरा फ्यूचर ऐसा हो सकता था कि मेरी किसी बहुत अजीब गुस्सैल किस्म के किसी किसी के साथ मेरी शादी हो गई होती और मेरे 4 बच्चे होते, और शायद मैंने खुद को पता नहीं क्या ही कर लिया होता, या मैं जिंदा ही नहीं होती अभी तक। मतलब मुझे बहुत डर लगता है कि मैं बहुत 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 क्लोज शेव से बची हूँ, कैसे 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 करके। और फिर दिल्ली आ गई, मेरा दिल्ली ट्रांसफर हुआ इन्वेस्टिगेटिव टीम में, तहलका में। बहुत मेहनत करती थी, मगर लड़ाइयाँ बहुत होती थी मेरे, क्योंकि घर में मुश्किल होती थी बहुत ज्यादा, बहसें, लड़ाइयाँ, तो डिफिकल्ट था वो, कंटिन्यू चलता रहता था। बट इवेंचुअली समय के साथ, अब जब 10-11 साल बाद मैं उन चीजों को देखती हूँ तो मुझ में माफी भी बहुत आती है। और अब भी मेरे पेरेंट्स भी बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो अब वो मेरे को कोई बहुत ऐसा, मेरे को रिपोर्टिंग ने ये सिखाया है कि अ, माफी और क्षमा बहुत बड़े वैल्यूज हैं, और करुणा बहुत बड़ी वैल्यू है। ये भी मुझे रिपोर्टिंग से ही समझ में आया है। ये भी मैंने ये भी मैंने अपनी यात्राओं के दौरान देखा है, जब मैंने देखा कि जिन लोगों के साथ इतना बुरा बुरा हुआ है, जिनकी रिपोर्ट्स मैंने कवर करी, उन्होंने भी अपने जीवन में, रिवेंज इन चीजों से कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए माफी पर धीरे धीरे मेरा विश्वास और बढ़ता गया है। और फॉरगिवनेस पे, इन चीजों पे, करुणा पर बहुत विश्वास बढ़ता गया है। और फिर फैमिली टाइज तो फैमिली टाइज होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं। ये चीजें काले और सफेद में नहीं समझी जा सकती, बहुत ग्रे होती हैं, बिल्कुल बहुत ग्रे कॉम्प्लिकेटेड होते होती हैं हैं, सर। बहुत नॉट, हाँ हाँ, बहुत नॉटेड होती हैं। मगर ये जरूर है कि बहुत डिफिकल्ट यात्रा थी मेरी, बहुत डिफिकल्ट। मुझे खुद ही समझ तो नहीं आता मैंने कैसे स्ट्राइव किया है। हाँ जी।
तो प्रियंका जी, मेरा तो एक लाइन का क्वेश्चन है कि आप घर की बात हुई ही है तो एक बार मुझे भाई बहनों के बारे में भी अपना बता दें, और उसके बाद सुनील कंचन और महेश पुनेठा जी के एक साथ सवाल लेंगे, वो कॉमन ही है, और फिर शिवी को बुलाते हैं 2 मिनट के लिए। तो आप भाई बहन का बताएं थोड़ा सा। नर्वस निम्न मध्य परिवार, यानी कि देखिए इन्होंने भाई बहन का मैं बताती हूँ। मेरे दो भाई हैं बस, एक मेरी दो भाई हैं, एक आईआईटी बॉम्बे और अभी आईआईसी बैंगलोर में जॉइंट पीएचडी स्टूडेंट है, और दूसरा एनआईटी हमीरपुर में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो दोनों ही मैथ्स में हैं। और मैं नहीं, मतलब आपको दोनों क्या बता आपसे रही थी, छोटे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। दोनों दोनों मुझसे छोटे हैं, नहीं, मैं ये और जानना वो मेरा चाहती थी आपसे छोटा, हाँ दोनों मेरे से छोटे हैं, और इसलिए दोनों का इसलिए आप का थोड़ा सा उनका उनका सपोर्ट भी, वो मैं बहुत स्नेह करते हैं मेरा मुझे, दोनों बहुत नहीं, मेरे स्नेह को करते थोड़ा-सा हैं। अनुमान था छोटे होंगे। जितना हाँ बोल्डली हाँ। आप अपना स्ट्रगल कर पाई हैं, मेरा अनुमान था कि छोटे होंगे, नहीं, छोटे भी थे क्योंकि और बड़े बहुत होने से तो उनका ट्रेंड सेट हो जाता है फिर। हाँ हाँ, उन्होंने बहुत उन दोनों ने मुझे बहुत हुँ, देखा है जी, स्ट्रगल मेरा करते हुए। अनुमान था मतलब। और हाँ, नहीं आप सही कह रही हैं, और उन्होंने बहुत देखा है मुझे स्ट्रगल करती जी, हुए, और बहुत सपोर्ट ये भी किया है। निम्न मध्य ये में जो मेरा मेरा जो परिवार है उसके बारे में मैं कह रही हूँ कि हम लोग इतने नर्वस रहते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से, जब हम बहुत साल पुरानी जो मैं आपको बात बता रही हूँ, तो हमारे परिवार इतने नर्वस रहते हैं, हर चीज में डरे हुए रहते हैं कि कोई पड़ोसी क्या कह देगा, रिश्तेदार क्या कह देंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। इतने डरे हुए रहते हैं कि अगर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया है तो पाप हो जाएगा अगर वो एडमिशन छोड़ा। मतलब ये क्या लड़की है, लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है, इसको मिला है इतने सारे कॉलेज में, तो डरे हुए लोग हैं हम, इसलिए मैंने नर्वस कहा, हर चीज को लेकर नर्वसनेस है। कि तुम्हें बोलने का बहुत शौक है तो बीएससी बीएड कर लो, एमएड कर लो, टीचर बन जाना, है ना, 9 से 5 की, मतलब वो एकदम टिपिकल चलना चाहते हैं, डरे हुए हैं, हर हर चीज को लेकर डर है उनको। कोई भी कुछ बोल देगा तो कान के कच्चे होते हैं बहुत, मतलब वो कि किसी ने कुछ कह दिया तो समाज क्या कहेगा, ये सब चीजें होती हैं। तो नर्वस तो होती है, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस इतनी फ्रेजाइल रहती है, इतनी फ्रेजाइल, इतनी नाजुक अस्तित्व होता है इन परिवारों का, सिर्फ किसी एक व्यक्ति की छोटी सी आय के ऊपर निर्भर रहता है, और उनमें सामाजिक वैलिडेशन की आकांक्षा इतनी ज्यादा रहती है। और क्योंकि स्त्री के ऊपर वो पूरी पारिवारिक प्रतिष्ठा का बोझ जिस तरीके से रहता है उसके कंधों पर, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे, लड़कियों को पढ़ाओगे तो यही होगा, हाथ से नहीं। मेरे चाचा हमेशा ही कहते थे मेरे पिताजी को कि हाथ से निकल गई ये लड़की, हाथ से, मुझे लगता था मैं कोई पतंग हूँ जो हाथ में रहूंगी। बड़ा फनी लगता था, मैं तो हंसती रहती थी। तो ये मतलब कि कोई चीज चीज हो जो हाथ में, तो ये इसीलिए मैंने निम्न मध्यवर्गीय परिवार कहा था। ये क्या है? हाँ, हाथ में तो नहीं ही रह सकती लड़की है तो वो तो देखो, मतलब या तो आप लड़की अपने को अपने हाथ में लेगी या फिर निकलेगी तो हाँ कहाँ जाएगी पता नहीं। तो कंचन रॉय का भी एक ही क्वेश्चन था, फ्रेजाइल वाला, ये हम्म जवाब आपने दे दिया। निम्न वर्गीय का उनका दूसरा क्वेश्चन था कि क्योंकि ये माहौल रहता है जो आपने समझाया, तो फिर आपने जर्नलिज्म का ही क्यों क्यों सोचा और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, व्हाई यू डिसाइडेड। और देखिए, सेम क्वेश्चन ये पिथौरागढ़ के हैं, ये महेश पुनेठा जी, इनको भी है कि पत्रकारिता की प्रेरणा कैसे मिली। इसके बाद हम शिवी को जोड़ ही लेते हैं, फिर शिवी का एक क्वेश्चन जी लेके जी हम इसको लगभग जी, मतलब 15-20 मिनट और चलाएंगे अभी, है ना। ठीक है, जी जी जी। जी बताइए। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने जर्नलिज्म क्यों चुना, इसलिए मैंने रिजेक्शन को ज्यादा लिया, मतलब चुनने से ज्यादा अच्छा अच्छा, चुनने, हाय शिवी, मैंने चुनने से ज्यादा ना रिजेक्शन पे बहुत जोर दिया कि मुझे क्या नहीं हम्म करना है। तो मुझे था कि मुझे साइंस और मैथ्स कभी उतनी रुचि नहीं थी, अंग्रेजी मेरी हमेशा से बहुत अच्छी थी, हिंदी भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे इतनी छोटी उम्र में आपको सीधे सीधे नहीं पता होता, और मेरे घर में तो किताबों का कोई माहौल ही नहीं था। मतलब कोई माहौल नहीं था मेरे घर में बुक्स का ना, जैसे कि वो भार्गव की एक बहुत ही ऑब्सलीट सी डिक्शनरी थी, और कोई मतलब ये गीता वीता महाभारत महाभारत रखी रहती होगी, तो कोई किताब पढ़ने का कोई माहौल नहीं था। तो इसीलिए मुझे तो ये निश्चित तौर पर, मैं किसी आईएफएस अफसर की लड़की तो थी नहीं कि मुझे मालूम होता कि हाँ मुझे जर्नलिज्म करना है, ऐसा बनना है। मुझे ये पता था कि मुझे ये नहीं करना है। तो मुझे लिखने पढ़ने में बहुत मजा आता था, और मुझे डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, टीचर नहीं बनना, ये सब नहीं, ये मुझे पता था। तो मुझे लगता था कि मैं लिखने पढ़ने क्लोज आती हूँ, और मुझे एक ऐसा पेशा चाहिए था जिसमें फटाक से ना मेरे को पापा से पैसे लेना बंद करने पड़े, वो जो भी मेरे को 200-400 रुपए की
कि पैसे मिलते थे छोटी मोटी पॉकेट वो मुझे, मैं अपनी, मेरे को था कि मैं फटाक से पैसे भी कमाऊं, और मेरे को ये भी था कि एक एक इस वजह से भी आया क्योंकि समाज में जो असमानताएं हैं उसको लेकर बहुत सेंसिटिव थी मैं, क्योंकि मेरे साथ खुद भी मुझे फील होता था कि ऐसा हो रहा है। अलग अलग डिग्री में, उसका डिग्री और थ्रेशोल्ड अलग हो सकता है। तो मैंने इसीलिए मेरे को जर्नलिज्म की तरफ आकर्षण बहुत हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि एक अच्छी रिपोर्ट, आज भी मेरा बहुत विश्वास है कि वो खुद बोलती है, और वो एक एक्टिव सिटीजन फील कराती है मुझे, जब मैं एक बहुत सॉलिड रिपोर्ट करती हूँ। और मैं बिल्कुल पेरोखियल नहीं हूँ, मतलब मेरा स्वभाव ऐसा नहीं कि मैं टॉप ऑफ द वॉइस जाके मतलब पॉलिटिकल रेटरिक में जाऊंगी बहुत ज्यादा। मैं रिपोर्ट करती हूँ सिर्फ, अगर अगर आपने खुद ही दिखाया है कि 4 लोग भूख से इस तरह बेहाल हैं, या बच्चों की ग्रोथ स्टंट हो गई है, या स्त्रियों को जलाया जा रहा है, या उनको उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं कि किस सरकार ने क्या किया है। सबको मालूम है कि ये किस सरकार के अंडर में हो रहा है और कैसा हो रहा है। तो वो एक गुस्सा भी था, और उस गुस्से की जेनेसिस शायद वही थी कि जो घर पे भी मेरी सफरिंग रही वहां से भी, और उसने मुझे ये सिखाया कि मैं और भी लोगों की सफरिंग के साथ एम्पथाइज कर सकूं। एम्पथाइज करने का मतलब है, और उन अब करुणा का धागा जो हम सबको जोड़ता है हमारे सामूहिक कलेक्टिव घावों में ना, ये हमारे कलेक्टेड वुंड्स हैं जो, तो उस धागे से मैं बहुत जुड़ती थी। जब भी मैं रिपोर्ट करती थी किसी, बहुत, जब मैं बदायूं गई जहाँ पे 2 लड़कियों को आम के पेड़ से लटकी पाई गई थी मृत्यु के बाद, तो मुझे इन बहुत लोगों के दुख देखकर मुझे हमेशा अपने दुख छोटे लगते थे। उनके कष्ट मेरे लिए ना वो बन गए, शील्ड बन गए, मुझे अपने 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 दुख को सहने, अपना दुख कितना छोटा है ये भी समझ आता था, एक एक्टिव सिटीजन की तरह। और जो नो नेशन ऑफ वुमेन, मुझे समझ नहीं आता कि 23 साल की थी मैं जब उस किताब पे काम शुरू हुआ, बाद में जिसका नाम नो नेशन फॉर वुमेन पड़ा, तो जब कोई बच्चा या कोई लड़की, आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितना गुस्सा होगा कि जो इस तरह की किताब अगर किसी की, उस उम्र में जब आप प्रेम कविताएं लिखते हैं, और उस उम्र में जब आप लिपस्टिक लगाते हैं बहुत ज्यादा, और घूमने जाना, अब एक मतलब एक यूथ होता है ना, यू वांट टू गो आउट विद बॉयज, आप घूमने सिनेमा जाना चाहते हैं, आप एक बहुत हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, मगर उस किताब की वजह से तो बहुत महीनों सालों अकेले में इस पर मैं झूलती रही उसके साथ। वो डार्क टेक्स्ट है ना, डार्क टेक्स्ट है। तो इसलिए जर्नलिज्म था, क्योंकि ये मेरी कॉलिंग बहुत है। मैं अपने, मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा पीपल्स पर्सन का है, यानी कि ना मैं बहुत बहुत जुड़ी हुई हूँ अपने देश के लोगों के साथ। मैं जब घूमती हूँ इंडिया में तो मुझे रोना आ जाता है कई बार, जब मैं गांव देहात जाती हूँ, लोग मुझे अपने कहीं किसी की किचन में बैठ जाती हूँ जाके, और मतलब मैं बहुत आलीशान और अमीर जगहों पे थोड़ी मिसफिट हो जाती हूँ, अपने घर में भी मिसफिट होती हूँ, मगर बहुत कहीं भी मुझे पटक दीजिए देहात में, वो मेरा पूरा घर है। मतलब मैं हर कहीं सो जाती हूँ, तिरपाल पे सो जाऊंगी, किसी के भी यहाँ रसोई में बैठ जाती हूँ स्त्रियों के साथ, और मुझे बहुत प्रेम मिला है इस देश की स्त्रियों से, अनजान जिन्होंने मुझे, एक बार मैं किसी के यहाँ बहुत छोटे गांव में गई, और इतनी छोटी सी जगह थी, और लौटी तो वहां पे एक बहुत बूढ़ी दादी थी, उन्होंने मुझे 101 रुपए दिए हाथ में, ऐसे आशीर्वाद देके, इतना प्रेम करते हैं लोग। तो ये सारी चीजें हो, तो जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है मेरा, जो एक्टिव सिटीजन है मेरा, उसका उसका हिस्सा है। और इसीलिए पहले उसको एड्रेस करना जरूरी था, फिर क्योंकि देश और समाज पहले आता है, व्यक्ति बाद में आता है। बस इतना। तो शिवी को, शिविका, हाँ, शिवी प्रश्न पूछेगी उससे पहले, हाँ, एक मिनट बस, महेश पिनोठा जी का मैसेज आप तक पहुंचा दूं। ये पहले भी लगातार आपके लिए मैसेज भेज रहे थे, पहले उनका मैसेज आया था कि आपको अपने जीवन के बारे में लिखना चाहिए, उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि शैक्षिक दखल जो उनकी पत्रिका निकलती है, ये एक्टिविस्ट हैं और पढ़ाते हैं पिथौरागढ़ में, तो इन्होंने लेखक तो है ही, तो उन्होंने लिखा है कि अगर आप अपनी संस्मरण हमें लिखेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ जी, नहीं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और मैं शायद जो लिखूंगी अब, जो भी फिक्शन में, इसमें सारी चीजें किसी न किसी स्वरूप में आएंगी, और कभी मुझे अवसर हुआ तो बहुत खुशी होगी उनकी पत्रिका के लिए लिखकर। हाँ शिवी। नमस्कार मैम। नमस्ते शिवी। बड़ा मजा आया आपको सुन के, मतलब जो हमारे जीवन की बातें थी वही आपने कही। और मैम जैसा कि आपकी बुक का टाइटल ही है कि नो नेशन फॉर वुमेन, तो अब जब कुछ है ही नहीं तो हम जाएं कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर ट्रेडिशन से लें तो व्रत वगैरह भी अगर देखें तो पति की लंबी उम्र के लिए हम करवा चौथ रह रहे हैं, या संगीत की दुनिया में जाएं तो पता चल रहा है कि वहां गाना है, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, पूरे हुए अरमान आपके। मतलब तुम अगर दिन को दिन कहो तो हम अगर आप दिन को रात कह रहे हैं तो हम उसको रात कहने के लिए भी तैयार हैं।
मतलब हमारा कुछ है ही नहीं। अब अगर हम स्टैंड अप कॉमेडियन वाली दुनिया में जाते हैं, कॉमेडी की दुनिया में, तो बात तो वो भी बड़ी सार्थक कहते हैं, लेकिन अगर भाषा का लिहाज देखा जाए तो आप अपनी मम्मी के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते। तो हमें तो समझ में आ रहा है ना, लेकिन हमें समझाना तो अपनी ऊपर से वाली पीढ़ी में है। तो मैम मेरा मतलब आपसे यही क्वेश्चन है कि पहले तो आप ये बता दें कि जब हमारे लिए कोई नेशन है ही नहीं तो हम जाएं कहाँ। फिर दूसरी चीज ये कि दूसरी चीज ये कि आप हमें कुछ ऐसा सजेस्ट कर दें जिसको हम देख पाए, कुछ साइट्स ऐसी, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम देख पाए। मेरा आपसे थैंक यू शिवी, आपका सवाल बहुत अच्छा था और मुझे आपकी ऑनेस्टी ने बहुत टच किया, आपकी ईमानदारी ने बहुत टच किया, आपकी निर्मलता ने, तरलता ने बहुत टच किया, जितनी तरलता से आपने ये प्रश्न पूछा। और मुझे लगता है कि जैसे नो नेशन ऑफ वुमेन जो किताब है ना, ये अपने आप में एक प्रयास है। ये चीख कर कहती है किताब, इसका कमेंट है ये चीख कर कहती है कि नो नेशन फॉर वुमेन, तो ये अपनी जगह मांग रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर जगह नहीं है तो हमें जगह बनानी है। इसके लिए मेरी तरफ से मैंने कोशिश करी इतने साल, और आपको अपने लिए कोशिश करनी है। हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते, और अपने लेवल पर जो भी आपसे हो सकता है उसके लिए सबसे जरूरी है आपको अपने आप को शिक्षित करने के लिए कोशिश करना। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे लिखेंगी, अपने कोर्स की किताबें और कोर्स से इतर भी किताबें, और बहुत मेहनत करेंगी, अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, जॉगिंग करेंगी, जो भी आपको करना है, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिजिकल फिटनेस, क्योंकि आप अपने घरों में, हम सभी अपने घरों में देखें, मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, जब मैं कहीं घूमने इस बरस के शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो 3 महीने मेरा सोलन में प्रवास हुआ, तो मैं वहां देखती थी कि मैं सुबह वॉक के लिए निकलती थी तो एक भी मुझे स्त्री नहीं दिखती थी वॉक करने जाने के लिए, है ना, और सारे आदमी घूमते रहते थे। तो मैं वही सोचती थी कि ये सभी आदमी, ये सभी स्त्रियां घरों में पराठे बना रही होंगी नाश्ते के लिए, ये पुरुष आके ये पराठे खाएंगे और 10 साल पराठे खाएंगे, और 10 के बाद 11वें साल बोलेंगे अरे तुम तो कितनी मोटी हो गई हो, कितनी बूढ़ी हो गई हो, तुम तो जबकि क्योंकि जब वो वॉक करते थे, कभी किसी आपने देखा अपने घरों में कि पुरुषों ने बोला हो कि चलो चलो तुम भी एक्सरसाइज करो, वॉक करो? पुरुष, या मेरे कहने का टोटल मतलब ये होता है कि विमेन को अपनी फिटनेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, वो क्योंकि और कोई नहीं लेगा। हमने अपनी माओं की और सबकी पीढ़ियों में देखा, और कोई नहीं लेगा। आप अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, अपने आप को, अब लाइब्रेरी जो भी आपके यहाँ मौजूद हो, जो भी पब्लिक लाइब्रेरी हो, उसको वहां से आप पढ़ने के लिए, और उसके अलावा एक EZ लाइब्रेरी है, मैं लिंक रश्मि जी को दे दूंगी, लाइब्रेरी का एक लिंक है, उस लिंक पे अगर आप जाएंगी, अपना अकाउंट बनाएंगे उस पर, तो मुफ्त में आप उस वेबसाइट से बहुत सारी किताबें का PDF का, उनका किताबों का PDF डाउनलोड कर सकती हैं। आपको किताब का नाम डालना है चेखव प्लेज, अंग्रेजी में किताब, चेखव की नाटक, तो चेखव प्लेज, और उसका PDF आ जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से मुफ्त में आप बहुत सारे, कुछ इंपॉर्टेंट PDFs हैं जो पुरानी किताबों के आप डाउनलोड करके, लेकिन आपको अगर किसी भी तरह का संकट है तो हर चीज का रास्ता निकल सकता है, लेकिन खुद को बनाने की भूख बहुत होनी चाहिए, शिक्षा के द्वारा बनाने की, पढ़ना बहुत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि शबाना आजमी और बहुत लोगों ने कहा है, कृष्णा सोपती ने कहा था कि अगर एक स्त्री को अपने आप को साबित, तो उसको पुरुषों से 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करना है। तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, फिजिकली फिट रहना है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, और साधन, अगर लाइब्रेरी को आप ज्वाइन कर सकती हैं, जो फिजिकल लाइब्रेरी है आपके शहर में, उसके अलावा E-लाइब्रेरी भी मैंने आपको बता दी, और अपने स्किल को बढ़ाना है, अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, और अब ये सब चीजों पे अपने आप को थोड़ा शिक्षित करिए, शरीर ठीक रहना चाहिए, ये टेक्निकलिटीज बहुत जरूरी हैं। और बाकी किसी की ध्यान मत, ये लड़कों की चिंता, प्रेम का मामला अलग होता है, और अगर प्रेम में पीड़ा मिले तो उसको बहुत सहर्ष स्वीकार, उसमें मैं आपसे बहुत गंभीरता से कह रही हूँ कि उसको सहर्ष स्वीकारना, उससे डरना नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि पीड़ा का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को अपने सर पे बिठा लें, या ऐसे कि नहीं तुम दिन को कहो दिन तो रात को कहो, रात तो रात को रात है। अपने एग्जिस्टेंस पे भरोसा बहुत जरूरी है, अपने एग्जिस्टेंस पे भरोसा, है ना, और दिन को कहो दिन तो, ये सब मतलब ये पुरानी चीजें जिनको इनको बिसारना बहुत जरूरी है।
बहुत कल मैं बहुत ही जरूरी है ना, मतलब एक संस्मरण मैं पढ़ रही थी, अभी मैंने शेयर किया था, मनु भंडारी जी ने लिखा है, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी पर। मुझे बस यही लगा कि ये आदमी अगर आज होते तो पता नहीं हम लोग चाय भी पीते कि नहीं, इनके साथ क्या करते ना। ये पुरानी चीजों को बिसारना बहुत जरूरी है, मेरा कहने का मतलब है। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस हो और प्रेम आप बहुत पूरी शिद्दत से जिसको जो करना, लेकिन अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है ये चीजें। तो ये चीजें बहुत, और अपने पे मेहनत, अपनी राइटिंग, अपने लिखने की इच्छा। आपके एक एक आर्टिकल से दुनिया धीरे धीरे बदलती है, ऐसे थोड़ी ना बदलती है। और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे काम का क्या असर हो रहा है। मुझे कहाँ कहाँ से लेटर आते हैं, गया से छाता नाम की कोई जगह यूपी में, पता नहीं कौन सा गांव है, छाता से लोग मुझे हैंड रिटन पोस्ट कार्ड भेजते हैं, हाथ से लिखकर पोस्ट कार्ड भेजते हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपके काम का असर होता है। आप जहां पर हैं, आप डॉक्टर बने, आप जो भी करें, अगर आप अपने जीवन को अच्छे से जिएंगी तो आप परिवर्तन की वाहक बनेंगी। अपने निर्णय खुद लेंगी और उसके लिए लड़ जाएंगी, भिड़ जाएंगी, अगर पिटना भी पड़े तो पिट भी लेंगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो है तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगी। तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाइए, घर में सत्याग्रह कर दीजिए, उसका कोई वो नहीं है। मगर आप मगर कहने बिल्कुल का मैम। मतलब ये कि हाँ, आप मेहनत करिए, पढ़ाई मेहनत से करनी है, बस ये है, मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू लिखने वेरी मच पढ़ने में मैम। बिल्कुल। हाँ। शिवी मैं आपको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि अब वो हो रहा है, माइक में इको हो रहा है कुछ। जी मैम। थैंक जी यू शिवी। शिवी ने बहुत अच्छे से दरअसल इनका मुझे नहीं पता, मुझे नहीं सुनाई दिया या आपको भी नहीं सुनाई दिया, तो आपने इनका बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। लेकिन एक बात ये भी, मतलब इन्होंने एक बार पहले भी पूछा है ये प्रश्न कि अगर हम मनोरंजन भी करने जाते हैं तो कॉमेडी वगैरह में हमेशा ये रहता है ना कॉमेडी में कि पूरे टाइम आप विमेन विरोधी भाषा बोल रहे हैं। वो प्रगतिशील लोग भी जिनका मेंटल मेकअप बिल्कुल हमसे मिलता है, जिनकी सोच हमसे मिलती है, वो लोग भी अगर हम करें तो कुछ इस तरह की भाषा बोलते हैं। और अगर विमेन्स भी हो तो आप देखना कि वो खुद ही बॉडी शेमिंग कर रही हैं, वो खुद ही अपनी एज पे बोले जा रही हैं। उनको 30 बुरी 30 बात तक है, पहुंचने तक ही बुढ़ापा लगने लगता है ना। ये तो कहने बुरी का बात है, मतलब बुरी है, बात है। तो सही बात है, हाँ, सही कह रही तो हैं। आपने उनका जवाब बहुत अच्छे से दे दिया। लेकिन अगर आपको ये भी पता हो कि इनकेस अगर आपकी जानकारी में हो कि भाई फलाना कॉमेडियंस ठीक है, फलानी साइट्स ठीक है मनोरंजन वाली भी, तो हम बता सकते हैं क्योंकि तो चारों तरफ तो मैं सारा पेट्रियार्कल है। जी हाँ, जी हाँ। जी जी जी। कॉमेडी साइट्स का तो नहीं मेरे को मालूम, क्योंकि मैं इतना, मतलब इतनी कॉमेडी में तो ज्यादातर मेरे को ऐसी ही भाषा मिलती रही है। मगर पढ़ने के लिए हर तरह की अच्छी वेबसाइट्स हैं। जैसे मुझे लगता है कि बिल्कुल न्यूयॉर्कर में, जो न्यूयॉर्कर वेबसाइट है, इसमें आप अच्छे से बहुत सारे अच्छे अच्छे लेख आप पढ़ सकती हैं। और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ जहाँ से मैं चीजें, एक बहुत अच्छी ब्रेन पिकर्स करके वेबसाइट है, वो जरूर पढ़नी चाहिए, ब्रेन पिकर्स करके। इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स के बारे में पीसेस आते हैं। और मैंने इनको बोला कि पढ़ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। किताबों की मैंने एक साइट बताई है, वो मैं आपको लिंक भेजूंगी, तो वो आप इनको दे दीजिएगा, जिससे ये डाउनलोड कर सकती हैं बुक्स बहुत सारी। और अगर अच्छा सिनेमा देखना है तो मूवी का एक सब्सक्रिप्शन अगर कहीं से जुगाड़ हो सके, मूवी MUBI मूवी, उसमें अच्छी मूवीज रहती हैं। मूवी में MUBI मूवी में बहुत क्लासिक आर्ट सिनेमा है। अगर उसमें कहीं से उसका जुगाड़ कर सके, एक साल भर का सब्सक्रिप्शन उसका अगर है, तो वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ता है। नेटफ्लिक्स वगैरह तो उतना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें हैं। और पेरिस रिव्यू पढ़ सकती है। पेरिस रिव्यू में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज हैं राइटर्स के, तो वो देख सकती हैं जरूर पेरिस रिव्यू में। मतलब मैं जो पढ़ती हूँ मैंने वही बताया। हाँ थैंक यू। ये बताना, वैसे भी एक तो आपने बहुत अच्छे जवाब दे भी दिए जिससे इनको और बहुत सारे युवा लोगों को हेल्प मिलेगी। बाकी इस मतलब यहाँ पे हम शिवी के प्रश्न से ये हुआ कि कम से कम एक यूथ को इनकी भाषा से प्रॉब्लम है, ये तो पता चला ना। जो इतने पॉपुलर जी हाँ, जी प्रोग्राम्स हाँ, हैं जिन और जी हाँ, जी हाँ। प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, लेकिन वो अपनी भाषा ही नहीं सुधार रहे हैं, तो उससे एक यूथ को दिक्कत है। कम से कम ये चीज रजिस्टर तो हुई। तो अगर जी किसी ने कुछ और सवाल करना है तो आप सवाल कर दीजिए, वरना हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी अभी मन नहीं भर रहा है बात करने से, लेकिन मैं जानती थी कि अरे मीना चुग जी जानना चाहती हैं आपसे कि जहाँ आप रहती हैं वहां से निवास से निर्मल वर्मा का घर कितना यहाँ दूर है? से
यहाँ से दूर है। देखिए मैं जहाँ रहती हूँ वो रहते थे लोअर कैथू में। तो लोअर कैथू यहाँ से दूर है मगर ज्यादा नहीं। जैसे दिल्ली से आने के बाद तो यहाँ की दूरियां मुझे दूरियां लगती नहीं, क्योंकि 4 5 6 किलोमीटर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो 6 7 या कई बार अगर बहुत ही अपोजिट एंड पे है तो 13 14 किलोमीटर का फर्क रहता है। बट यहाँ से वो शायद 6 7 5 6 किलोमीटर दूर है। बट मैं उनके घर गई थी, जा चुकी हूँ पहले, जहाँ वो पैदा, हर्बर्ट विला और कैथू, हर्बर्ट विलाई कैथू में भज्जी हाउस में भी उनकी परवरिश हुई, आजू बाजू ही है। तो वो यहाँ से तकरीबन 6 7 किलोमीटर दूर है। हम्म। अरे हम्म। रितु रितु डिमरी का एक सवाल रह गया था। हाँ, ये रितु डिमरी का सवाल दिखा दीजिए कृपया। तो हम ये जानना, हमें पता था कि हमें आपसे बात करना इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे एस्पेक्ट अभी छूटे हुए हैं, लेकिन हमें पता था कि हमें दोबारा तो कभी आपसे बात करनी ही होगी। अभी फिलहाल आप जो एकदम फ्लो में जो भाषा बोलती हैं आप, उससे जो आपकी पूरी कोशिकाएं बोलती है, वो कन्विक्शन दिखता है। जो आपने अपनी जिंदगी बनाई है, आपने अपने जो पैशन को फॉलो किया है, वो आपकी आवाज में, आपकी स्माइल में, आपके उसमें दिखता है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं क्वेश्चंस में डिस्टर्ब ही ना करूं, बस आप ऐसे बोलते चले जाएं खाली, अरे क्योंकि नहीं। शब्द तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इस तरीके से पूरा जो पैशन दिखता है। बल्कि एक यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जनरली जी हाँ। अगर आप अपना जिंदगी, जैसे प्रियंका ने अपने हाथ में ली है, मैं युवाओं से मैसेज प्रियंका से भी पूछने जा रही हूँ, बट आज होस्ट की तरफ से भी एक मैसेज। तो प्रियंका ने जैसे अपनी जिंदगी अपने हाथ में ली है, अपने पैशन को फॉलो करते करते, और जब करियर पीक में पहुंचा हुआ है, उस वक्त मन किया तो आप अपना नॉवल लिखने के लिए या एक शहर का एकांत जीने के लिए चले गए। तो मुझे लगता है कि वो करना भी चाहिए। अगर आप अपने आप को उसके लिए इक्विप्ड रखते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो आप तभी आप कर भी सकते हैं ऐसा, और जी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो वो इसलिए भी करना चाहिए कि अगर हम अपनी जिंदगी पेरेंट्स के हाथ में देके रखते हैं, तो वो तो अपने समय के हिसाब से हमारे निर्णय लेते हैं, जो कभी भी हमारे लिए मतलब उतने मुफीद नहीं भी हो सकते। जी हाँ। जी और हाँ। जी हाँ। वो एक ऐसा लगता है कि जैसे गूगल में रास्ता डाला हुआ है, अब वो जो तुम्हें दिखाएगा वो जाते वही फॉलो करते रहना है। जबकि हमारी अपनी अपनी जो पैशन या हमारी अपनी चीजें बिल्कुल अलग हो सकती हैं, जितनी इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग उनके पास है। और अगर वो मजबूर होती दूसरों के हिसाब से चलने के लिए, तो उनकी लाइफ क्या हो सकती थी, है ना। तो इसी नहीं, समय पे मुश्किल हो वैसे सकता है। हमारे एक दो बातें हम और भी करेंगे, लेकिन अभी आप हमें यूथ के लिए भी एक मैसेज अपनी तरफ से, ये हमारे हर बार होता है, और उनके लिए भी एक मैसेज, जो मतलब जो अदर साइड है यूथ के, यानी जिनकी वजह से हमें अच्छा। दबाव आते हैं। जी। नहीं तो मुझे हम्म, मतलब मुझे एक तो ऐसा लगता नहीं कि मैं इतनी योग्य हूँ कोई मैसेज जैसे देने लायक ऐसा कुछ है। बट मैं एक दो चीजें अगर कहना चाहूंगी तो यही बस कि हम्म, अपने अपने जीवन में ना बहुत जितना मेहनत कर सकें खुद अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे विश्वास रखना चाहिए। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा वैल्यू है। जैसे कि बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, सुजैन सॉन्टैग वगैरह, इनका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत विश्वास रहा है। इनके कथ्य में इनके कैरेक्टर्स भी बहुत ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये नॉवेल्स में खुद को भी, अपने डायरीज में खुद को भी ट्रांसफॉर्म करने की बात करती हैं। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर अपने ऊपर जो आप करना चाहते हैं, जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करना कभी मत बंद करिए। और मुझे ये लगता है करुणा बहुत रखनी चाहिए, कंपैशन, एम्पैथी अपने अंदर बहुत रखनी चाहिए। किसी से भी मिलते वक्त या जीवन को जीते वक्त माफ करते चलना बहुत जरूरी है। बस इतना ही। हम्म। इन ये गलत गलत फैसला बड़ों के बिल्कुल नहीं लिए। लगता। एक मन, बड़ों के लिए भी मुझे लगता है कि हम्म, उनको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बड़े हो गए हैं और मतलब कि उनका खत्म हो गया टाइम ऐसा। ये बहुत ही, देखिए, ये जो आइडिया है ना, ये जो एजिस्ट एटीट्यूड है, ये खास तौर से स्त्रियों के मामले में कि 30+ है तो अब तो तुम्हारा टाइम, ये सब आदमियों का क्रिएट किया हुआ है। ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये बनाया आदमियों ने। देखिए, ये षोडशी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, 16 साल के बच्चे को क्या पता होता है, उसको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन आदमियों ने उसको पॉपुलराइज कर दिया, 16 बरस की, 16 बरस की। मन करता है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 16 बरस के, ये जो आइडिया है, ये जो सेलिब्रेशन है 16 17 18 का,
उस समय लोग इतने मेच्योर नहीं होते हैं। और ये सेलिब्रेशन जिस तरह से आप अपनी किताबों में भी देखते हैं कि हर बड़े आर्टिस्ट को 17 साल की, या जो लड़की है, हर बड़ी जो नायिका है वो 17-18 साल की है, क्योंकि वो उस समय कुछ डिसीजन लेने की क्षमता में ही नहीं है, क्योंकि अनिश्चय इतना है, उसको इतनी समझ ही नहीं है। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन है ये आदमियों द्वारा किया गया है, एक पेट्रियार्कल माइंडसेट ने किया है, और उसी पेट्रियार्कल माइंडसेट ने अपने फायदे के लिए दुनिया में ये बात फैला दी, ऐसा एक ट्रेंड, एक आइडिया फैला दिया कि 30s के बाद तो स्त्रियों की लाइफ ओवर है, ऐसा है जो भी है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है लड़कियों को अपने जो साल हैं, अपने 40s, अपने 30s, अपने 50s, ये पेट्रियार्की के जॉज में से खींच के वापस ले लेने चाहिए, हर लिहाज से। मतलब मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है, मुझे जेन्युइनली अपने सालों को खींच लेना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने सपनों को पूरा। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास ऐसे स्त्री पात्र हों जो 50s में बिकनी पहनती हों, या जो घूमती हों, जिनका प्रेम संबंध हो रहा हो, वो जो करना चाहती हैं, उनको जो करना है वो कर रही हैं। अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, अपने अपने पढ़ने लिखने पर और अपनी चीजों पर ध्यान दें। ये आपके पास जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। उम्मीद खत्म होती है मरने के बाद। तो अपने ऊपर काम करना चाहिए। और ये इस फालतू का आइडिया फैलाया हुआ है 30s के बाद या लाइफ इज ओवर, इन सबको आप जी कर ही और एग्जाम्पल के साथ ही तोड़ सकते हो। और अब समय आ गया है कि मतलब मुझे लगता है कि इस पुरानी थॉट प्रोसेस को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आदमी कोई मतलब मैं देखती हूँ कि चिरायु हुए जा रहे हैं या ऐसा कुछ है। तो ये मुझे लगता है कि औरतों को अपने साल, उनको बस अपने पे विश्वास, उन्हें जो जीवन चाहिए उसको बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस रास्ते में करुणा जरूर रखें। बिटर नहीं होना है, क्योंकि हमारे साथ अक्सर इतना बुरा होता है ना कि हम बिटर हो जाते हैं। मुझे उस बिटर होने से प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी, कितनी भी आपको घाव क्यों ना मिले, आप उसको बहुत, वो आपको बिटर ना बनाए। मतलब गहराई जरूर आए आपके अंदर, सीख आए, प्रज्ञा आए, बहुत प्रज्ञा आए, लेकिन कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तरलता और करुणा जी। बहुत अपने अपने विरोधी के प्रति जो आपको गालियां दे रहा है। देखिए, मैं एक बात आपको बताती हूँ, मानवीय क्रोध जो है ना, वो इतना, जैसे क्रोध आपके साथ किसी ने किया, किसी ने आपको बहुत बुरा, स्त्रियों के साथ अक्सर बहुत बुरा हुआ, कुछ आपको बहुत ही गलत हो गया आपके साथ, तो आपके साथ किसी ने बहुत बुरी तरीके से, तो आपको उस क्रोध को परास्त करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्रोध एक्चुअली इतना छोटा, इतना लघु मानवीय मूल्य है कि इस लघु मानवीय मूल्य को ये डिजर्व ही नहीं करता कि आप इसे परास्त करें। इसे सिर्फ इसकी लघुता का आईना दिखाना होता है, और वो आईना आप अपनी उदारता से ही दिखा सकते हैं। तो मुझे मेरा थॉट प्रोसेस इस मामले में बहुत गांधीनियन है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उदारता और करुणा बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, और मैं उन उन लोगों के प्रति ज्यादा उदार रहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, जो क्रोध करते हैं, या जो जो मुझे तकलीफ देते हैं, जिन्होंने मुझे घाव दिए, या जहां से मैंने घाव अर्जित किए, उनके प्रति तो मैं विशेष तौर पे उदार रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। ये डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई। ये सब भी ठीक है, अनुदार लर्निंग्स जो है ना, ये हम्म वो अनुदार नहीं कौन होना होते हैं चाहिए। जिन्हें आप, नहीं मतलब मैं वो किसी कौन के होते हैं प्रति जिन्हें आप, मैं अनुदार नहीं किसी के प्रति नहीं हो पाती हूँ, नहीं हो पाती हूँ, स्वभाव ही मतलब वजह कोई है ऐसा, उसकी। मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपके लिए माफ करना या जिनके लिए करुणा लाना मुश्किल होता हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक निबंध लिखा था। नहीं नहीं नहीं, जब मैंने एक निबंध, मेरे को एक्चुअली, मैं इतना बुरा देख चुकी हूँ दुनिया में, इंसान की फितरत इतनी रिपोर्टिंग में इतनी खुल जाती है। जब ये मैंने अपने ऐसे में भी लिखा था ये कि अगर मेरे साथ खुद भी कुछ ऐसा हो जाता है, वॉयलेंस होती है कुछ ऐसा, तो और अगर मैं ना भी रहूं कभी इस दुनिया में, तो मैं अपने माता पिता को या सबसे कहना चाहूंगी कि मुझे किसी के लिए कोई सजा या फांसी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मतलब फांसी तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हम कैपिटल पनिशमेंट पे भी इतनी डिबेट चलती है कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम्म। रेप है तो अब फांसी फांसी दे देनी चाहिए, रेप के उसमें फांसी, ऐसा मेरे को लगता है वो सही, मतलब वो लॉन्ग टर्म में किसी सोल्यूशन की ओर नहीं बढ़ेगा। मतलब एक हिंसा का जवाब दूसरी हिंसा से देना, ये निजी जीवन में हो चाहे सार्वजनिक जीवन में हो, ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट शायद ना दे। और मैं निजी तौर पर मैं सबके लिए नहीं कह सकती, क्योंकि सबका ईच टू हिज ओन, सबके अपने निर्णय होते हैं। पर मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ जरूर कि उदार होना मेरे लिए, मतलब मेरे जीवन का एक मूल्य, कोशिश करती हूँ मैं। कई बार गुस्सा भी बहुत आता है, बट मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसकी अनुदार होने का की व्यर्थता बहुत अच्छे से मालूम है मुझे, इसलिए। तो बस एक ही वाले इस क्वेश्चन के बाद हम खत्म करते हैं।
ये मेंटल स्टेट वाला है ना, फिक्शन के लिए। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट मेंटल स्टेट चाहिए। देखिए, मुझे ये भी लगता है कि पत्रकारिता और फिक्शन एक दूसरे को फीड भी करते हैं एक लेवल पर। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो अलग अलग ही आपको मेंटल स्टेट चाहिए। बहुत सारा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस फीड भी करता है। ऑब्वियसली आपको अपने जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है। मगर मैं अपने जर्नलिज्म का बहुत सारा एक्सपीरियंस है जिससे मुझे लगता है कि मेरा भाषा का जो अभ्यास हुआ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में जो भाषा का रियाज है मेरा लिखने का, और ये सारी चीजें बहुत पोषित करती हैं फिक्शन को भी। लेकिन ऑब्वियसली एक ज्यादा शांत और एक स्थिर मेंटल स्टेट तो चाहिए होता है। और इनर वॉइस के बारे में तो ये निश्चित तौर पर उसी के बारे में है, क्योंकि आप कोशिश यही करना चाहते हो कि आप खुद को भी ट्रांसेंड कर सको जब आप अपने किसी भी क्रिएशन के प्रोसेस में होते हो। बस बहुत ये बहुत लिए सारे धन्यवाद। सवाल आपके जवाब मुझे पक्का पता है कि हमारे श्रोताओं के लिए आपसे जो बात करना, एक तो आपके शब्दों का चयन भी काफी ज्यादा अच्छा है, वो फ्लो में आता है। ऐसा नहीं है कि आप ला रही हैं उसे, फ्लो में जो आप अपनी बात कह रही हैं वो बहुत अच्छे से कन्वे होगी। मुझे तो आपकी किताबों पे भी बात करनी थी, आपके कुछ जर्नलिज्म के अनुभव पे भी बातें करनी थी जो हमने छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि ये वाला पक्ष पे बात नहीं हो पाएगी आगे। सही कह रही हैं। और किताब के लिए मैंने सोचा कि करेंगे, क्योंकि वो किताब इतनी डीप एंड डार्क थी कि मुझे ये लगा कि मैं उसे कब छेड़ूं। अगर हम उसे शुरू में छेड़ देते, उसके बाद फिर सारी चीजें इतनी छोटी लगती हैं कि बात करने लायक नहीं लगती है। मतलब नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत उस गहराई में वो जी जी, आप बोलिए। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बातचीत रही। अच्छा, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। बहुत अच्छी बातचीत रही। मतलब ये नई तरह की बातचीत ही, जाहिर है मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने शो मुझे के लगा अलावा उस एक किताब बातचीत की है। मुझे ऐसे लगा कि इस किताब से बात करेंगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी एक बार को कहना चाहती हूँ कि जैसे इनको कहा कि आप जो पत्रकारिता से विड्रॉ करके वहां जाएंगी तो मतलब एक तरह का सुसाइडल है। तो मेरे शब्द चयन प्रियंका जितने एकदम एक्यूरेट नहीं होंगे, पर मेरी भाव शायद आप लोग को समझ में आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सुसाइड तो देखिए उस लड़की के लिए तब भी होता है जब वो 21 साल की उम्र में, जो इतनी ताजी खिली हुई पंखुड़ी जैसी उम्र है, जब एक प्यारा सा प्रेम जीना चाहिए था, एक प्यारा सा रोमांटिक गद्य लिखना चाहिए था, अगर लिखने का शौक है, उस समय अगर वो जिंदगी के इतने गहरे अनुभवों से रोज गुजर के उन पे लिख रही है, तो आत्महत्याएं तो एक दिन में वो भी कितनी हो रही होंगी। जी और हाँ, मुझे सही ऐसा बात है। लगता है कि वो एक इनर स्ट्रेंथ होती है इंसान की, कि जिससे जूझ के वो 10 साल निकले हैं, तो वो भी उसको ही पता है कि कब उसको एकांत में डुबकी मारनी है, मे बी कि उसको परिवार बसाने के लिए डुबकी मारनी होती, मे बी कि उसको क्या करने के लिए डुबकी मारनी है, वो उस बंदे को ही पता है। क्योंकि किसी भी मेरा एक शीर्षक का नाम है मेरा एक लेख का, कि हर स्त्री अपनी खुद की थीसिस है। आपके लिए कोई सही बात गूगल मैप नहीं बना हुआ है, आप अपनी थीसिस बनाएंगी तो आपको रास्ते मिलेंगे। अगर आपको बने बनाए रास्ते पे चलना पड़ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि वो रास्ते सही हमारे कह रहे हैं। लिए नहीं बने हुए। अगर वो किताब भी सही मैंने कह बहुत डीप पढ़ी, नो नेशन फॉर वीमेन, तो नो नेशन फॉर वीमेन के मूल में भी तो पैट्रियार्की है ना कहीं। आपने जी हाँ, पैट्रियार्की के कई बिल्कुल। तरीके कई लेवल बताए हैं उसमें, बट उसके मूल जी में जी जी पैट्रियार्की है, जिसकी वजह से उसका कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर अपने जी निर्णय हाँ। होंगे तो अपनी जिंदगी हो सकती है। वरना मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस 23 साल की उम्र में उन्होंने इतने ग्रेव अनुभवों पे लिख के जिंदगी गुजारनी पड़ी, उसके बाद तो किसी को भी, प्रियंका को ही नहीं, प्रियंका के बहाने तो मैं ये मैसेज सबको दे रही हूँ कि वो उनको पता है कि उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, और उनको कब कितना डूबना है, कब कहाँ से उबरना है। क्योंकि ये एक नॉर्मल लाइफ सिचुएशन नहीं है। एक जी नॉर्मल हाँ। अगर जी हाँ। जिंदगी होती तो जो प्रियंका जी ने चुना या जो मैंने चुना, हमें ये नहीं लिखना, हमें प्रेम करना है, हमें प्रेम की बातें लिखनी है। लेकिन हम जो लिख रहे हैं उसके लिए हम प्रत्येक दिन हम एक पीड़ा से गुजर रहे हैं। और जो वो 23 साल में जो कर रही थी और नो नेशन फॉर वीमेन कर रही थी, वो भी एक भाषा है, और बाकी लोग 23 साल में जो जो कर रहे हैं वो भी एक भाषा है। सारी भाषाएं बोल एक ही बात रही है, नो नेशन फॉर वीमेन एंड देयर शुड बी। और मैं ये जी कहती हूँ जी कि जी नो नेशन फॉर वीमेन का एक अर्थ ये भी है कि नो नेशन फॉर ह्यूमन।
क्योंकि सही अगर बात है, वीमेन का कोई सही, नेशन नहीं है तो मैन कर क्या रहे हैं भाई? नो नेशन सही फॉर बात वुमेन है। बेसिकली। तो हाँ, सही मैं ये बात कि है। चूंकि उस किताब पे हमारी बात हुई नहीं है, लेकिन मैंने वादा किया हुआ था पोस्ट पे, तो हम आगे कभी उस पे हाँ, बात करेंगे। लेकिन जरूर मेरा जरूर कहना है कि जरूर। इनकी सारी बातों से हमारा यही निष्कर्ष निकला कि फिर वो नेशन नहीं है तो वो होना चाहिए, और नहीं होने से प्रियंका किताब के रूप में लिख रही हैं, फिक्शन के रूप में लिख रही हैं, कविताओं के रूप में लिख रही हैं। कुछ लोगों को भगत सिंह के तरीके अपनाने पड़ रहे हैं कहने के लिए, पर सारे लोग बात एक ही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितनी संवेदनशीलता से हम सुन लेंगे उतना बेहतर है। जितनी हम संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, जितनी हम सॉफ्ट आवाजों को सुनना से कम बहुत बड़े बड़े धमाके नहीं करने पड़ेंगे। और प्रियंका जैसे बहुत जवान सुंदर लड़कियों को एक डुबकी अपने सपनों से दूर रह के ऐसे गहरे गहरे गड्ढों में डुबकियां नहीं मारनी पड़ेंगी। एक ऐसे समाज का सपना हम सही बात देखते है, हैं। और प्रियंका जी, सही अब बात। बहुत धन्यवाद। आप सबका भी, दर्शकों का थैंक यू, बहुत धन्यवाद हमारे साथ, हमारे उसको दो तरफा बनाने के लिए। और प्रियंका जी, धन्यवाद अब सभी का। जाते जाते एक दो लाइन कह जाइए अगर आपके दिमाग में कुछ हो तो, और अगर कुछ ना हो कुछ, तो आप अपना न्यूयॉर्क वाले स्पीच की एक दो लाइनें रिपीट, अरे नहीं एक नहीं स्पीच की दो लाइनें रिपीट कर दीजिए नहीं जाते नहीं, जाते, अगर याद हो वो तो। तो नहीं, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं, बट मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपको, आपने कितना इन्वॉल्व होकर, कितनी तरलता से आपने बातचीत की, आपकी आपकी करुणा, आपके अंदर जो बातचीत है उससे मैं बहुत आई एम मूव्ड आपके इस एफर्ट से। तो आपके सभी को, आपके प्लेटफॉर्म को मेरी शुभकामनाएं हैं। और दर्शक बहुत अच्छी संख्या में हमसे जुड़े, उन्होंने बहुत सारे बातचीत की, सवाल पूछे। तो सभी का, जिन्होंने अपना समय दिया, आपका सबका धन्यवाद है। वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन, बहुत अच्छा लगा बात करके, और मुझे उम्मीद है कि हम अगली बार फिर जल्दी मिलेंगे कभी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू।